जब नई फीमेल प्रेसिडेंट अचानक कंपनी में आई तो मेरे कलीग ने मुझसे मजाक में कहा, सुना है नई फीमेल प्रेसिडेंट का फिगर बहुत परफेक्ट है, पता नहीं उनका नेचर सॉफ्ट और जेंटल है या नहीं। मैं बस जवाब देने ही वाला था कि तभी मेरी नज़र लिफ्ट से बाहर आ रहे उस पर्सन पर पड़ी जो बिल्कुल सेंटर में थी। अरे ये वही क्यों है? गॉड, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? बड़ी डिग्रियों वाली मैडम अचानक सीधे प्रेसिडेंट बनकर आ गई, और वह कोई और नहीं बल्कि 4 साल पहले की मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। वह सीधे प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ चली गई। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा और बेबसी में उनके पीछे पीछे चल दिए। हुआन काफी टॉल, एलिगेंट और रॉयल दिख रही थी। सिर्फ मैं ही जानता था कि इस वुमन का एक ऐसा फेस भी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। मैं हुआ आन हूँ। आज से मैं थनान ग्रुप के फ्यूचर जनरल मैनेजर की पोजीशन संभालूंगी और हम साथ काम करेंगे। मेरी बस एक ही रिक्वायरमेंट है, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। जी हुआ टोटल, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। पहले आप बोलिए। हेलो हुआ जो, मेरा नाम कियाउथन है। मेरी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट का पूरा शेड्यूल संभालना है, जिसमें बिजनेस ट्रिप्स भी शामिल हैं। हेलो हुआ जो, मैं फेंग जेंग हूँ। आधे घंटे बाद तीनों प्रेसिडेंट ऑफिस से बाहर आ गए। मैं बिल्कुल खोया हुआ सा था। ये जुनहाओ ने मुझे कई बार आवाज दी, तब जाकर मैं होश में आया। थन ब्रदर, मैं कब से बुला रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं? थन ब्रदर, आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं। अभी आप लोग क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि हुआ मैडम बहुत ब्यूटीफुल है। ऐसी बॉडी के साथ अगर वह मॉडलिंग नहीं कर रही तो यह सरासर वेस्ट है। उनका फेस सच में हर एंगल से परफेक्ट है। पता नहीं रियल लाइफ में उनका कोई पजेसिव नेचर है या नहीं, वह तो हद से ज्यादा पजेसिव है। थन ब्रदर, आपने पजेसिव के बाद क्या कहा? मुझे साफ सुनाई नहीं दिया। कुछ नहीं। प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर हुआ आनंद का फोन बजा। उन्होंने कॉल रिसीव की। आनंद, क्या तुम देश वापस आ गई हो? हाँ, क्या मैं वापस नहीं आ सकती? ऐसी बात नहीं है कि तुम नहीं आ सकती, बस बात यह है कि तुम थनान ग्रुप में क्यों गई? क्या तुम्हें पता है कि क्या वो थन भी वही है? थनान, प्लीज मुझे यह नाम याद मत दिलाओ, मैं इस नाम को नहीं जानती। अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो। इस नाम को नहीं जानती? तो फिर तुम्हारे शोल्डर के पीछे बना वो वॉयलेट फ्लावर और लैम्ब का टैटू क्या है? तुम इसका क्या एक्सप्लेनेशन दोगी? मुझे आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई काम नहीं है तो फोन रखो, मैं काम कर रही हूँ। वॉयलेट वो फ्लावर है जो थन ब्रदर को पसंद है, और लैम्ब इसलिए क्योंकि थन ब्रदर का राशि चक्र एरिज है। ऑफिस रूम में मैं टेबल पर सिर रखकर खोया हुआ था। हुआ आनयन काफी टाइम बाद मिले। 4 साल हो गए हैं। शायद उनका कोई बॉयफ्रेंड होगा। नहीं, शायद उनकी शादी भी हो चुकी होगी। थन ब्रदर, क्या हुआ? क्या बात है? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं। कल रात मैं देर तक जागा था, इसलिए थोड़ा टायर्ड हूँ। मुझसे कोई काम था क्या? एचआर मैनेजर ने अभी एक नोटिस भेजा है जिसमें कहा गया है कि फिलहाल कोई सूटेबल असिस्टेंट नहीं मिला है, इसलिए वह हम में से ही किसी एक को टेम्परेरी असिस्टेंट की पोस्ट देना चाहते हैं। इसमें सैलरी भी बढ़ेगी। तो फिर हम में से कौन जा रहा है? मैं तो नहीं जा रहा, आप लोग जाओ। मुझे पैसों की उतनी जरूरत नहीं है। फेंग जेंग को पैसों की जरूरत है। वह और उसकी गर्लफ्रेंड आजकल शादी के बाद रहने के लिए घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन थन ब्रदर, कैपेबिलिटी के मामले में हम तीनों में से आप ही सबसे बेस्ट हो। ओल्ड बॉस की नज़र में आप ऑलरेडी आधे असिस्टेंट की तरह ही थे। हुआजोंग थोड़ी स्ट्रिक्ट लग रही है, मुझे डर लगता है। सीढ़ियों से नीचे आ रही वो वुमन अचानक रुक गई। मैं स्ट्रिक्ट हूँ? क्या किया उथन मुझसे डरता है? ऐसा भी नहीं है, भले ही हुआ तो थोड़ी कोल्ड दिखती है, लेकिन उतनी स्ट्रिक्ट भी नहीं है। और वैसे भी वह इतनी ब्यूटीफुल है। पता नहीं उनका बॉयफ्रेंड उनके इस परफेक्ट फेस के सामने खुद को कैसे कंट्रोल करता होगा। थन ब्रदर, आप अचानक ऐसे क्यों खांसने लगे? सब ठीक तो है ना? बॉयफ्रेंड कैसा? अब तक तो हस्बैंड बन चुका होगा। वैसे भी 4 साल पहले ही मैडम का एक फियांसी था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शादी ना हुई हो। और मैंने उन्हें उस पर्सन के सामने हंसते हुए भी देखा था। फेंग जेंग ने अचानक आगे बढ़कर मेरा मुंह बंद कर दिया। थन ब्रदर, आप यह देखिए, एचआर मैनेजर ने हमें एक मैसेज भेजा है। पता चला है कि हुआजो ने भी उसी कमर्शियल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, लेकिन मैडम फाइनेंस डिपार्टमेंट से थी। उन्हें देखकर लगता है कि वह पक्का कॉलेज की क्वीन रही होंगी। आप सेम कॉलेज से थे, तो क्या आप मैडम को नहीं जानते? तुमने खुद ही कहा कि वह कॉलेज क्वीन थी, और मेरा यह फेस तो बिल्कुल एवरेज है। मैं भला कॉलेज क्वीन से कैसे मिल सकता था? कभी नहीं मिला। गलती भी तुम्हारी है, और फिर भी तुम यह कहने की हिम्मत कर रहे हो कि कभी नहीं मिले। थन ब्रदर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका फेस एवरेज है? इस महीने के अभी सिर्फ मिड डेज ही हुए हैं, और हमें आपके लिए कितने सारे लव लंच बॉक्स हैंडल करने पड़े हैं पता है? क्या यह अच्छा नहीं है? आप लोगों के लंच के पैसे बच जाते हैं। आपके इस एहसान के लिए थैंक यू, मेंशन नॉट। कुछ ही देर बाद सब लोग एक साथ खड़े हो गए। सीढ़ियों के पास खड़ी उस वुमन को देखकर मुझे अचानक अंदर से डर लगने लगा। वह यहाँ क्या कर रही है? कब से खड़ी है? हाँ, हुआजोंग, आप खुद यहाँ नीचे क्यों आई? आपके पास जो भी ऑर्डर हो आप इंटरनल फोन का यूज कर सकती थी। नो प्रॉब्लम, मैं बस असिस्टेंट रूम को चेक करने आई थी। हुआनान ने चारों तरफ नजर घुमाई।
और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े नॉर्मल हुए। शायद एचआर डिपार्टमेंट ने आपको इन्फॉर्म कर दिया होगा। मुझे एक टेम्परेरी असिस्टेंट की जरूरत है। आप तीनों का रिज्यूमे और पिछले 2 साल का वर्क प्रोफाइल मैंने अच्छे से देख लिया है। ये जुनहाओ, आपका काम ज्यादातर क्लाइंट्स के साथ डीलिंग का है। आप अपना काम किया थन को हैंडओवर कर दीजिए। शेड्यूल अरेंज करने के अलावा बाकी जो भी काम वह कर रहे हैं उसे आप संभालेंगे। कल से क्या थन टेम्परेरी जनरल मैनेजर असिस्टेंट की पोजीशन संभालेंगे। ये जुनहाओ ने सिर हिलाया। फेंग जिंग को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। हुआ जो, मैं जनरल मैनेजर असिस्टेंट की पोजीशन के लिए सूटेबल नहीं हूं। इससे पहले जुनहाओ अक्सर असिस्टेंट के साथ मिलकर काम करते थे। वह मुझसे ज्यादा सूटेबल हैं। आप प्रेसिडेंट हैं या मैं प्रेसिडेंट हूं? हुआ आन ने मेरी तरफ 2 बार देखा और फिर मुड़कर लिफ्ट में चली गई। पागल कहीं की, प्रेसिडेंट हो तो क्या कुछ भी करोगी? मैं जाना ही नहीं चाहता। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? थन ब्रदर, आपका चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपको फांसी की सजा मिलने वाली हो? इतनी अच्छी सैलरी और साथ में प्रमोशन भी मिल रहा है। क्या आप खुश नहीं हैं? बिल्कुल खुश नहीं हूं। मैं नहीं जाना चाहता। जुनहाओ, फेंग ब्रदर, प्लीज मेरी हेल्प के लिए कोई रास्ता निकालो। वह प्रेसिडेंट है, हम भला क्या कर सकते हैं? आप टेंशन मत लो। हुआ जोंग उस पुराने खड़ूस बॉस की तरह खड़ूस नहीं होंगी जो खून चूसता था। आप वहां मजे करोगे। 1 घंटे बाद मैं प्रेसिडेंट ऑफिस गया। भले ही मुझे पता था कि अब मेरे और उनके बीच कोई चांस नहीं है, लेकिन उनकी वो कोल्ड टोन सुनकर मुझे फिर भी दुख हुआ। मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, चेहरे पर एक प्रोफेशनल स्माइल लाई और दरवाजा पुश करके अंदर चला गया। हुआ आन टेबल पर बैठी थी और उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं। उन्होंने अपना सिर ऊपर नहीं उठाया, लेकिन जब मैं ग्लास डोर के बाहर खड़ा था तभी उन्होंने उस फिगर को देख लिया था। वो फिगर जिसे वह अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती थी। हुआ, मैंने पहले कभी असिस्टेंट का काम नहीं किया है, तो क्या आप इस ट्रांसफर से नाखुश हैं? नहीं, मुझे बस ऐसा लगता है कि। आपको ऐसा लगता है? आप किस हैसियत से ऐसा सोच रहे हैं? मेरे चेहरे की स्माइल गायब हो गई। हाँ, मैं किस हैसियत से सोच रहा हूं। अब वह मेरी बॉस हैं। अगर काम नहीं करना तो एचआर डिपार्टमेंट जा सकते हो। रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर दो। उनका यह अजनबी रवैया ऐसा था जैसे हम पहले से एक दूसरे को जानते ही न हो। मैं भला रिजाइन क्यों करूं? बड़ी मुश्किल से तो मैं आगे बढ़ा हूं। इंटर्नशिप की 6,000 की सैलरी से बढ़कर 18,000 पर मंथ तक पहुंचा हूं और साथ में 60,000 का ईयरली बोनस भी है। किस बेसिस पर मैं रिजाइन करूं? हुआ, मेरा एक सवाल है, क्या मेरी सैलरी इस ट्रांसफर की वजह से चेंज होगी? फिलहाल आपकी मंथली सैलरी कितनी है? 18,000। मैंने अपनी वही स्टैंडर्ड एम्प्लॉय वाली स्माइल बनाए रखी। उनकी उंगलियां टेबल पर हल्की सी थपथपाई। 18,000? यह तो कुछ ज्यादा ही है। मेरे चेहरे की स्माइल लगभग गायब होने को थी। हुआ जोंग, अब आपके कहने का क्या मतलब है? मुझे याद है कि थनआन के एचआर डिपार्टमेंट का रूल है कि ट्रांसफर होने पर 1 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है। चूंकि यह प्रोबेशन है, इसलिए सैलरी भी प्रोबेशन पीरियड के हिसाब से ही कैलकुलेट होनी चाहिए। मैं उनकी बात समझ गया। उनका मतलब था कि मैं उनका जनरल मैनेजर असिस्टेंट बनूं, लेकिन मेरी सैलरी प्रोबेशन वाली मिले। मैंने एक हल्की हंसी के साथ कहा, तो फिर हुआ, असिस्टेंट की प्रोबेशन सैलरी कितनी होती है? हुआ आन ने टेबल पर रखे इंटरनल फोन का बटन दबाया। जनरल मैनेजर असिस्टेंट की प्रोबेशन सैलरी कितनी है? 1,000। ठीक है, मुझे पता चल गया। उन्होंने फोन कट कर दिया। उनकी आवाज में कोई फीलिंग्स नहीं थी। सुन लिया ना? असिस्टेंट की आओ, कोई और प्रॉब्लम है? मैंने अपना आईडी कार्ड उतार दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिजाइन कर रहा हूं। जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगा तभी पीछे से एक हल्की आवाज आई। अगर मुझे ठीक से याद है तो असिस्टेंट कियाओ का वर्क कॉन्ट्रैक्ट पिछले साल ही रिन्यू हुआ था। जनरल मैनेजर असिस्टेंट का काम कंपनी के बड़े कोर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होता है। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको 30 दिन पहले इन्फॉर्म करना होगा और साथ ही लीगल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम का प्रॉपर हैंडओवर करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो इसे कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन माना जाएगा और आपको कंपनी को 24 महीने की सैलरी का कॉम्पनसेशन देना होगा। असिस्टेंट कियाओ की करंट मंथली सैलरी के हिसाब से यह टोटल 4,32,000 युआन बनता है। क्योंकि असिस्टेंट कियाओ ने पिछले 4 सालों से कंपनी में हार्ड वर्क किया है, 4,30,000 देना ही काफी होगा। नौकरी छोड़ने से पहले यह अमाउंट कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। कॉम्पनसेशन? वर्क कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा कोई कॉम्पनसेशन का रूल नहीं था। हुआ, क्या मुझे आपके सामने 90 डिग्री झुककर थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि आपने मेरे 2,000 युआन कम कर दिए? बाकी एम्प्लॉयज के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन आपके लिए है। मैं समझ गया। वह यह सब जानबूझकर कर रही थी, जानबूझकर मुझे परेशान कर रही थी। कंपनी एम्प्लॉयज से गलत तरीके से कॉम्पनसेशन मांग रही है। मैं इसकी कंप्लेंट अथॉरिटीज से कर सकता हूँ। हुआ आन ऐसे खड़ी हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बेशक करिए। मैं मुड़कर चलने लगा। बिजनेस वर्ल्ड बहुत छोटा है। असिस्टेंट कियाओ, अपना प्रोफेशन चेंज करने के लिए रेडी रहिए। अब और बर्दाश्त नहीं होता। हुआ आन, तुम मुझे मजबूर करके क्या साबित करना चाहती हो? तुम मुझसे रिक्वेस्ट करो, मैं तुम्हारे रेजिग्नेशन लेटर को साइन करने के बारे में सोच सकती हूँ। कभी नहीं। मैंने अपना आईडी कार्ड वहीं फेंक दिया, ग्लास डोर को जोर से खींचा।
साइड वाले असिस्टेंट ऑफिस में गया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपने इमोशंस को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। 4 साल पहले मैंने तुम्हें आजाद कर दिया था, अब तुम और क्या चाहती हो, मुझसे और क्या करवाना चाहती हो? अपना सारा गुस्सा निकालने के बाद मैंने कंप्यूटर ओपन किया, रेजिग्नेशन लेटर लिखा और एचआर मैनेजर की ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया। 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि हुआ आनान ने उसे रिजेक्ट कर दिया। एचआर मैनेजर का मुझे फोन आया। थन ब्रदर, क्या आप सच में रिजाइन कर रहे हैं? क्या आप नए सैलरी पैकेज से खुश नहीं हैं? थन ब्रदर, आपने कंपनी में 4 साल काम किया है, आपकी कैपेबिलिटी एक्सीलेंट है। मैं जानता हूं कि जनरल मैनेजर असिस्टेंट की पोजीशन के लिए 26,000 की सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन क्वार्टरली बोनस और ईयरली बोनस भी तो काफी अच्छा है। मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया। मैनेजर चन, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आपने ईमेल नहीं देखा? हुआ ने अभी आप असिस्टेंट डिपार्टमेंट के लोगों की सैलरी बढ़ाई है, टोटल 8,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। मैंने जल्दी से 5 मिनट पहले आया हुआ अनरीड ईमेल ओपन किया। उस पर साफ लिखा था कि मेरी सैलरी इसी महीने से अपडेट कर दी गई है। इसका मतलब हुआ आनान ने मेरी सैलरी कम नहीं की थी। थन ब्रदर, मैं सुन रहा हूं। क्या यह हुआ कुल का डिसीजन था? हाँ, 2 घंटे पहले जब हुआ कुल ने आपको जनरल मैनेजर असिस्टेंट बनाने की बात कही थी, तभी उन्होंने सैलरी इंक्रीमेंट का भी मेंशन किया था। मैंने फाइनेंस मैनेजर से डिस्कशन करने के बाद ही आप लोगों को ईमेल सेंड किया है। मैंने फोन कट किया, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। 2 घंटे पहले का मतलब है जब वह असिस्टेंट ऑफिस में नीचे भी नहीं आई थी। तो फिर अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे जानबूझकर इतना परेशान क्यों किया? जनरल मैनेजर असिस्टेंट के आने और जाने का टाइम पूरी तरह बॉस पर डिपेंड करता है। जब बॉस काम खत्म करके जाएंगे तभी हम जैसे एम्प्लॉयज को घर जाने को मिलेगा। टॉप पर पिन किया हुआ वीचैट ग्रुप अचानक मैसेज से बज उठा। ओह गॉड, हुआ सच में मेरी गॉडेस है। फाइनली अब ओवर टाइम नहीं करना पड़ेगा। हुआ जोंग के कंपैरिजन में वो पुराना खड़ूस बॉस तो इंसान ही नहीं था। थन ब्रदर, आप ग्रुप में एक्टिव क्यों नहीं हो? क्या असिस्टेंट का काम बहुत ज्यादा है? मैंने वीचैट लिस्ट को देखा। वहां एक नया वर्किंग ग्रुप बना था जिसमें सिर्फ हम तीनों और हुआ आनंद थी। कुछ मिनट पहले ही उन्होंने एक मैसेज भेजा था। मैसेज का कंटेंट था कि अगर कोई स्पेशल सिचुएशन ना हो तो हमें ओवर टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जून हाउ और फेंग जिंग दोनों ने ग्रुप में रिप्लाई कर दिया था, सिर्फ मैंने नहीं किया था। मैं बिजी नहीं था, मैंने बस फोन नहीं देखा था। मैं ग्रुप में उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं करना चाहता था क्योंकि मैंने अभी अभी रिजाइन करने की बात कही थी। मुझे पूरा यकीन था कि मैंने जो ईमेल एचआर डिपार्टमेंट को भेजा था उसके बारे में उन्हें पता चल चुका होगा। खैर छोड़ो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम करूंगा और वह अपनी बॉस वाली पोजीशन संभालेंगी। अपने मूड को ठीक करके मैं सीढ़ियों से नीचे असिस्टेंट रूम की तरफ गया। हुआ नान ने जैसे ही मेरी परछाई को क्रॉस करते हुए देखा, वह तुरंत खड़ी हो गई और अपना फोन और कार की चाबी उठा ली। जब लिफ्ट का डोर ओपन हुआ तो हम तीनों ने हुआ आन को लिफ्ट के अंदर देखा। एक पल के लिए समझ नहीं आया कि अंदर जाएं या नहीं। क्या आप लोग लिफ्ट से नहीं जा रहे? ये जुन हाउ ने तुरंत रिएक्ट किया और हम दोनों को लिफ्ट के अंदर खींच लिया। हाँ, जा रहे हैं। फेंग जेंग ने नोटिस किया कि मेरा मूड थोड़ा ऑफ था। थन ब्रदर, आपको क्या हुआ है? हमारे पास खड़ी उस वुमन की आंखों में भी थोड़ी चिंता साफ दिख रही थी। मैंने सिर हिलाया। कुछ नहीं, शायद नींद पूरी नहीं हुई है। आप लोग मेरी फिक्र मत करो। लिफ्ट से बाहर आने के बाद ये जुनहाउ ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मजाक किया। असिस्टेंट किया, आपकी ईयरली सैलरी और बोनस मिलाकर लगभग 3-4 लाख युआन तो हो ही जाते हैं। फिर भी आपने इस पुरानी कबाड़ बाइक को बेचकर नई कार क्यों नहीं ली? ये जुनहाउ ने अपने हाथ में कार की चाबी घुमाई। आजकल कार खरीदने पर काफी डिस्काउंट मिल रहा है और कंपनी भी 20% सपोर्ट कर रही है। बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, एक नई कार ले लो। मैंने अपनी पॉकेट से बाइक की चाबी निकाली और हंसा। बाइक अभी अच्छी कंडीशन में है तो चेंज क्यों करूं? मेरे पास जो पैसे हैं वो मुझे किसी और काम के लिए रखने हैं। इतने दिनों बाद आज जल्दी छुट्टी हुई है, कहीं डिनर के लिए चलें? बारबेक्यू, हॉटपॉट या जापानी फूड? आज तो पॉसिबल नहीं है। मैंने हाल ही में एक नया घर रेंट पर लिया है, अभी वहां पूरी तरह सेटल नहीं हुआ हूं। मुझे जल्दी घर जाना है। मैंने यह नहीं बताया कि घर में एक डॉग भी है, क्योंकि मुझे डर था कि कोई हमारी बातें सुन रहा है। किसी और दिन जब घर की पूरी सफाई हो जाएगी तब आप लोग मेरे घर आना और हम साथ में हॉटपॉट खाएंगे। हुआन आन चुपचाप हमारे पीछे खड़ी थी। उन्होंने हम सबको अपनी अपनी गाड़ियों में जाते हुए देखा और फिर उनके सामने आकर एक वाइट फैंटम कार रुकी। उन्होंने अपना फोन निकाला और एक कॉल किया, ये पता लगाने के लिए कि कियाओ थन का नया रेंटेड घर कहाँ है। कॉल के दूसरी तरफ से शिया कियाओ ने हंसते हुए कहा, तुमने तो कहा था कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हुआ आन ने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है हुआ जोंग, थोड़ा वेट करिए, 10 मिनट। हुआ आन ने सेटिस्फाइड होकर फोन रख दिया। ऑफिस टाइम के बाद का ट्रैफिक जैम था और वह छोटी इलेक्ट्रिक बाइक बड़ी ही समझदारी से गाड़ियों के बीच से रास्ता निकाल रही थी। हुआ आन के ड्राइवर ने यह सीन देखा तो वह खुद को कमेंट करने से रोक नहीं पाया।
इस तरह की छोटी इलेक्ट्रिक बाइक आखिर लोग क्यों खरीदते हैं? ये दिखने में भले ही अच्छी हो, लेकिन अगर इसमें आग लग जाए तो सिर्फ इसका ढांचा ही बचता है। हुआन आन ने बहुत कम ही किसी की बात का जवाब दिया था, लेकिन इस बार कहा, क्या यह बाइक सेफ नहीं होती? हाँ हाँ मैडम, आप खुद ही सोचिए, जो बाइक कुछ हजार युआन की हो वह कितनी सेफ हो सकती है। सेफ्टी एयरबैग्स तो सिर्फ हाई एंड मॉडल्स में होते हैं। अगर कोई गाड़ी इससे टकरा जाए तो हुआ हुआ आपने क्या कहा? मैंने कहा कि इससे टकरा जाओ। ड्राइवर ने अपनी आंखें बंद की और जोर से एक्सीलेटर दबा दिया। टक्कर इतनी तेज थी लेकिन उस इलेक्ट्रिक बाइक को कुछ नहीं हुआ आनान पर इस टक्कर का कोई असर नहीं पड़ा। उनकी बॉडी बिल्कुल स्टेबल रही। बस उन्होंने देखा कि आगे वाली बाइक बहुत तेज हिल रही थी। क्या आप थोड़ा धीरे नहीं कर सकते थे? अगर उसे चोट लग जाती तो? ये तो नाइंसाफी है। हुआ मेरी स्पीड सच में तेज नहीं थी। मैंने तो एक्सीलेटर को जोर से दबाया भी नहीं था। जब रोल्स रॉयस फैंटम एक छोटी इलेक्ट्रिक बाइक को पीछे से टक्कर मारती है तो राहगीर उस बाइक वाले की किस्मत से जलने लगते हैं। और जिस पर्सन की बाइक को टक्कर लगी थी, यानी मैं, वह अभी भी पूरी तरह ब्लैंक था। जब मैंने स्टार्टिंग में बाइक चलाना शुरू किया था तब मेरा हाथ उतना साफ नहीं था, इसलिए ज्यादातर मैं ही दूसरों की गाड़ियों को पीछे से ठोकता था। लेकिन इस बार किसी और ने मुझे पीछे से टक्कर मारी थी, वह भी। ये सोचते ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। ओह गॉड, रोल्स रॉयस, कहीं ये मुझसे ही पैसे तो नहीं मांगने लगेंगे? गया, मैं तो पूरी तरह गया। अब तो लाइफ के अच्छे दिन खत्म। सच में गॉड मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसा सोचकर मैंने जल्दी से अपने फोन पर वीचैट ओपन किया और अपना बैलेंस चेक करने लगा। मैंने एक नजर देखा, 58,300, शायद कॉम्पनसेशन के लिए काफी होगा ना। ये मेरा पूरा बैंक बैलेंस था। इस अमाउंट के अलावा सच में मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। तभी कार का ग्लास नॉक हुआ। मैं तुरंत नर्वस हो गया, यहां तक कि मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। फिर मैंने एक गहरी सांस ली, ग्लास नीचे किया तो देखा एक नॉर्मल सा दिखने वाला मिडिल एज्ड मैन जल्दबाजी में मुझसे मुस्कुराते हुए कह रहा था, सॉरी, रियली सॉरी भाई, मैं टाइम पर ब्रेक नहीं लगा पाया। क्या आप प्लीज नीचे आकर गाड़ी का नुकसान देख सकते हैं? हम पूरा हर्जाना देंगे। जब सामने वाले का एटीट्यूड इतना अच्छा था तो मेरा नीचे ना जाना सही नहीं लगता। ठीक है, मैं अपनी सीट बेल्ट हटाता हूँ। मैं ड्राइवर के पीछे पीछे गाड़ी के बैक साइड गया और जैसे ही मैंने अपनी बाइक का पिछला हिस्सा उसकी कार में फंसा हुआ देखा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शायद मैं अपने फ्यूचर की बर्बाद लाइफ को इमेजिन कर पा रहा था। क्या आप सच में पूरा कॉम्पनसेशन देंगे? मुझे तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। आप बताइए कि अब हमें कैसे कोऑर्डिनेट करना चाहिए। कार के अंदर बैठी मैडम मन ही मन सोच रही थीं कि इन्हें एक नई गाड़ी ही गिफ्ट करनी पड़ेगी। क्या आप थोड़े समझदार नहीं बन सकते? मुझे और परेशान मत करो। मैंने हाथ बढ़ाकर अपनी बाइक के उस हिस्से को छुआ जहां से पेंट उखड़ गया था। भले ही मेरा दिल अंदर से रो रहा था, फिर भी मैंने पोलाइटली कहा, कोई जरूरत नहीं है। आपकी कार का नुकसान तो मेरी बाइक से भी ज्यादा लग रहा है। कॉम्पनसेशन की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही इसे थोड़ा ठीक करवा लूंगा। तभी हुआ आनन कार से नीचे उतरी। ड्राइवर सीधा खड़ा हो गया और रिस्पेक्ट के साथ उन्हें रिपोर्ट करने लगा। मैडम, इन सर ने कहा है कि हमें कॉम्पनसेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। हुआ आन ने उन्हें घूर कर देखा। ड्राइवर तुरंत चुप हो गया। फिर वह मुझसे बोली, आई एम सो सॉरी, ये सब मेरे ड्राइवर की वजह से हुआ जो इतनी तेज गाड़ी चला रहा था। मेरी तरफ से आपको पूरा कॉम्पनसेशन मिलेगा। ड्राइवर की आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी गलती थी। क्या मैडम ने खुद ही मुझे ठोकने के लिए नहीं कहा था? अब अचानक सब कुछ मेरे सिर पर क्यों मढ़ा जा रहा है? क्या दुनिया में कोई कानून वानून है या नहीं? वो जानी पहचानी आवाज सुनकर मैं हैरान रह गया और फिर चौंकते हुए मेरे मुंह से निकला, हुआ आनान ने एक ठंडी सांस ली और कहा, खुद नई कार खरीद कर बिल पेमेंट के लिए ले आओ या फिर कंपनी तुम्हें कार खरीद कर दे। इन दोनों में से कोई एक ऑन ऑप्शन चूज कर लो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बाइक अभी भी अच्छी चलती है। इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। सब ठीक है। हवाजोंग। हुआनान कुछ सेकंड्स के लिए चुप रही। कल सुबह एक बार मेरे ऑफिस आना ताकि क्याओथन खुद कार खरीद सके। मुझे पूरा यकीन है कि वह फिर से ऐसी ही सेम बाइक खरीद लाएगा। हुआजोंग, सच में कॉम्पनसेशन की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेंट ही तो निकला है। ये गाड़ी अभी भी बहुत काम की है। आन ने एक हल्की सी आवाज निकाली और मेरी बात रिपीट की, काम की है। उनके इस एटीट्यूड ने मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? ये हमेशा से ही बहुत। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हुआ आन के अगले कदम ने मुझे डरा दिया। अरे, अब क्या करने जा रही हैं? मैंने देखा कि आन कार में बैठी और उन्होंने गाड़ी को रिवर्स गियर में डाल दिया। मैं तुरंत उनका इरादा समझ गया और कार के सामने आकर जोर से चिल्लाया, हुआ आन, क्या तुम पागल हो गई हो? प्लीज तुरंत रुक जाओ। ये भाई तो सच में बहुत बहादुर निकला जिसने सीधे हुआ जो का नाम ले लिया। कार की विंडो नीचे हुई और हुआ आन ने अपना सिर बाहर निकाला। मैंने ड्राइवर से कहा कि इसे साइड हटाओ। ड्राइवर की हिम्मत नहीं हुई कि उनकी बात ना माने। सर, गुस्साखी के लिए माफी चाहता हूँ।
तभी एक जोरदार क्रैश की आवाज आई और मैं मुंह खोले अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को अपनी आंखों के सामने सड़क पर पलटा हुआ देखता रह गया, जो ड्राइवर के हाथों से छूट गई थी। मैंने उनसे सवाल किया, हुआ आनान, क्या तुम बीमार हो? बैठे बिठाए तुमने मेरी गाड़ी को टक्कर क्यों मारी? हुआ आनान ने उस रोल्स रॉयस फैंटम की तरफ देखा तक नहीं जिसका अगला हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो चुका था। सिर्फ वो ड्राइवर साइड में खड़ा होकर अफसोस मना रहा था। ये ग्लोबल लिमिटेड एडिशन कार है। क्या अमीर लोग सच में इतने क्रेजी होते हैं? ये रोल्स रॉयस फैंटम है। कह दिया तो ठोक दिया। तभी हुआ आनान कार से उतरी और मेरे सामने आकर बोली, कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाना, गाड़ी की चाबी लेने के लिए आ जाना। मैंने उनकी बात को अनसुना कर दिया और अपना फोन निकालकर इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करने लगा। मुझे वहां से ना जाते देख हुआ आन उसी बुरी तरह डैमेज कार के बोनट के सहारे टिक गई। उनका यह अंदाज ऐसा था जैसे वह आज मेरे साथ आर पार की लड़ाई करने के मूड में हो। तभी ड्राइवर हुआ आन के पास आया और धीरे से पूछा, हवाजोंग, क्या हमें इंश्योरेंस कंपनी को बुलाना चाहिए? इंश्योरेंस कंपनी को बुलाकर क्या करना है? क्या मैं इस टूटी फूटी गाड़ी का हर्जाना नहीं दे सकती? ड्राइवर ने उस डैमेज कार के अगले हिस्से को देखा जिस पर वह बैठी थी। तो फिर आपकी कार का क्या होगा? हुआ आन ने मुझे सड़क किनारे फोन पर बात करते हुए देखा और गुस्से में कहा, अगर ठीक नहीं हो सकती तो इसे फेंक दो। ड्राइवर ने चैन की सांस ली। थैंक गॉड, कम से कम पूरी कार को तो स्क्रैप में नहीं फेंकना पड़ रहा। चूंकि यह ऑफिस के बाद का पीक ट्रैफिक टाइम था, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को आने में 1.5 घंटा लग गया। उस पलटी हुई बाइक और रोल्स रॉयस को देखकर इंश्योरेंस एजेंट ने कांपते हुए मुझसे एक सवाल पूछा, मिस्टर कियाओ, क्या आप श्योर हैं कि इन्होंने ही आपको टक्कर मारी है? कहीं आपने खुद तो अपनी गाड़ी नहीं पलट दी? क्या आप अंधे हैं? क्या आपको सिचुएशन साफ नहीं दिख रही? बकवास बंद करो। अब आप जल्दी से नुकसान का एस्टीमेट लगाओ, इनसे कॉम्पनसेशन दिलवाओ, बस यही काफी है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं अपना गुस्सा उन पर भी नहीं निकाल पा रहा था। हुआ आनान सच में एक पीछा ना छोड़ने वाली मुसीबत की तरह थी। तुम्हारे साथ रहने पर कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। एक्सीडेंट का मैटर सॉल्व होने के बाद मुझे अचानक याद आया कि टियाओजी अभी भी घर पर अकेला है। मेरी बाइक का मैटर प्लीज आप लोग संभाल लीजिएगा। बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। एजेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देने के बाद मैं वापस गाड़ी के पास गया, अपना कीमती सामान और बैंक कार्ड निकाला और ओवरब्रिज की तरफ पैदल चल दिया। हुआ आन ने मुझे गाड़ियों के बीच पैदल चलते हुए देखा, एक ठंडी सांस ली और मेरे पीछे पीछे चलने लगी। मैंने उन्हें पीछे आते देखा तो चिल्लाकर कहा, मेरे पीछे मत आओ। क्यों? क्या इस सड़क पर तुम्हारा कोई शेर है जो मुझे चलने से रोक रहे हो? उनकी यह बात सुनकर मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। अच्छा हुआ कि ओवरब्रिज से नीचे उतरने के बाद सिर्फ 2 रेड लाइट्स क्रॉस करते ही मेरा नया रेंटेड घर आ गया, जो ज्यादा दूर नहीं था, वरना मैं सच में थककर चूर हो जाता। मैंने जो अपार्टमेंट रेंट पर लिया था वह एक छोटा सिंगल रूम और लिविंग रूम वाला फ्लैट था, जो मुझे एक कपल से काफी सस्ते में मिल गया था, जो शिफ्ट हो रहे थे। लॉबी में एंटर करने से पहले मैंने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा तो वह वहां नहीं थी। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जैसे ही मैं मुड़ा, कॉर्नर में छिपी वो वुमन तुरंत बाहर आ गई। हुआनान नीचे खड़ी होकर टाइम कैलकुलेट करने लगी और जैसे ही उन्होंने देखा कि किस फ्लोर की लाइट ऑन हुई है, वह तुरंत समझ गई, तो यह 8वां फ्लोर है। क्याउथन, तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकते। जैसे ही मैंने डोर का पासवर्ड लॉक खोला, मुझे अंदर से एक रोने और लाड जताने की आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत उसे अपनी गोदी में उठा लिया। टियाओ जी, तुम्हारे पापा घर आ गए हैं। ये सब तुम्हारी मम्मी की वजह से, मेरा मतलब है उस बुरी औरत की वजह से पापा को घर आने में इतनी देर हो गई। टियाओ जी एक कॉर्गी डॉग था। मैंने इसे तब पाला था जब मैं और हुआ आनान रिलेशनशिप में थे। ब्रेकअप के वक्त जब हुआ आनान का ध्यान नहीं था, तब मैं इसे चुपके से अपने साथ घर ले आया था। मैंने नहाने के बाद टियाओ जी को वॉक पर नीचे ले जाने और साथ ही डिनर खरीदने का मन बनाया। शायद काफी देर तक घर में बंद रहने की वजह से टियाओ जी नीचे आते ही फुल स्पीड में इधर उधर भागने लगा। टियाओ जी, थोड़ा धीरे भागो, मैं तो तुमसे परेशान हो गया हूँ। इस छोटे से बच्चे में इतनी ताकत कहाँ से आती है भाई? आखिर मैं तुम्हें वॉक पर लाया हूँ या तुम मुझे वॉक करा रहे हो? जब मैं सोसाइटी के गेट पर पहुंचा तो हुआ आनान ठीक उसी वक्त अपने ड्राइवर की कार में बैठ रही थी। रियर व्यू मिरर से वो जाना पहचानी फिगर देखकर उन्होंने तुरंत कार रोकने को कहा। कार रुकी और मेरा डॉग को खींचते हुए धीरे धीरे भागने का वो नजारा हुआ आन की नजरों के सामने आ गया। वह गुस्से में मुस्कुरा उठी तो पता चला कि किसी ने न सिर्फ मेरा दिल चुराया बल्कि मेरा डॉग भी चुरा लिया। जिस दिन ब्रेकअप हुआ था, उन्होंने बार में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। जब वह घर लौटी तो देखा कि घर का डोर पूरी तरह बंद नहीं था और डॉग भी गायब था। उन्हें लगा कि डॉग खुद ही बाहर भाग गया है। उन्होंने उसे ढूंढने के लिए बड़े रिवॉर्ड का अनाउंसमेंट भी किया, पर वो कहीं नहीं मिला। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कोई डॉग चोर भी हो सकता है। आह मेरे बाप, मेरे छोटे मालिक, क्या तुम प्लीज मेरे लिए रुकोगे? मैं तो बुरी तरह थक गया हूँ। तभी मुझे थोड़ी भूख लगी
और मैं सड़क के उस पार जाकर वॉन्टन खरीदना चाहता था। इसलिए मैंने उस छोटे डॉग को कसकर पकड़ा और साथ लेकर सड़क पार करके दूसरी तरफ चला गया। हुआ अनान ने उस पर्सन और डॉग को रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए देखा और फिर ड्राइवर को कार आगे बढ़ाने का ऑर्डर दिया। टियाओ जी को शायद कुछ फील हुआ। उसने अपना सिर पीछे घुमाया और जोर जोर से भौंकने लगा। मैंने भी उसी डायरेक्शन में डोर से बाहर देखा तो बस एक ब्लैक कार को वहां से जाते हुए देखा। मैंने तुरंत टियाओ जी को डांटा, किस बात पर भौंक रहे हो? भौंकना बंद करो। डिनर करने के बाद मुझे इंश्योरेंस कंपनी से एक मैसेज मिला जिसमें कहा गया था कि हुआ आन आन ने मुझसे पर्सनली बात करने की इच्छा जताई है और उन्होंने मुझे उनका फ़ोन नंबर भी सेंड किया था। इसके अलावा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स के मुताबिक कंपनी ने मुझे बाइक के कॉम्पनसेशन के तौर पर 55,000 युआन का पेमेंट कर दिया था। मैंने टियाओ जी को बेड के पास उसके बास्केट में रखा और उसके पास बैठकर धीरे से बुदबुदाने लगा। टियाओ जी, मैं तो तुम्हारी मम्मी के आगे हाथ जोड़ता हूँ, वो बिल्कुल नहीं बदली, अब भी उतनी ही इरिटेटिंग है। कुछ देर बात करने के बाद मैं फ्लोर पर बैठ गया और उसका सिर सहलाने लगा। अब क्या करूं? टियाओ जी, पापा ने उनके बारे में ना सोचने की बहुत कोशिश की थी। वो फिर से सामने क्यों आ गई? शायद उनकी शादी हो चुकी होगी ना। उस छोटे डॉग ने अपने मालिक के इमोशंस को समझा और अपना सिर मेरे हाथ पर रगड़ने लगा। टियाओ जी, तुम्हें अपने सगे पापा चाहिए या सौतेले पापा? अगर सौतेले पापा चाहिए तो मैं तुम्हें तुम्हारी सगी मम्मी के पास वापस भेज दूंगा। टियाओ जी ने धीरे से रोने जैसी आवाज निकाली। मैंने फिर से उसका सिर थपथपाया, उसे वापस बास्केट में रखा और खुद बेड पर सोने चला गया। मैंने अपना फ़ोन ओपन किया और दूसरे अकाउंट पर स्विच किया। इस अकाउंट की ब्लैकलिस्ट में एक पर्सन था जिसका नाम कंपनी के वर्किंग ग्रुप वाले नाम जैसा ही था। उन्होंने अभी तक अपना वीचैट अकाउंट चेंज नहीं किया था। क्या वह अभी भी मेरा वेट कर रही थी? यह सोचते ही पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई कि मैंने उस पर्सन को ब्लैकलिस्ट से रिमूव कर दिया। हुआ अनन नहाने के बाद बाथरोब पहनकर सोफे पर बैठ गई। उनके एक हाथ में फ़ोन था और दूसरे हाथ में रेड वाइन का ग्लास। तुमने तो कहा था कि अब कोई प्यार नहीं है, फिर उनके घर का एड्रेस क्यों निकलवाया? क्या आधी रात को डॉग चुराने जाने का प्लान है या बदला लेने का? सिर्फ ब्रेकअप ही तो हुआ था, बात इतनी आगे तो नहीं बढ़नी चाहिए। तभी हुआ अनान ने अचानक पूछा, उनकी मदर की डेथ कब हुई थी? शायद तुम दोनों के ब्रेकअप के आधे साल बाद। हुआ अनान ने वीचैट ओपन किया। उनकी उंगली ने आदत के मुताबिक सबसे ऊपर पिन किए गए अकाउंट को टच किया। वहां लास्ट मैसेज 4 साल पहले का था, जिस दिन उनका डॉग खोया था। थन ब्रदर, क्या आपको अब मेरी जरूरत नहीं है? टियाओ जी की भी जरूरत नहीं है क्या? उन्होंने ऊपर स्क्रॉल करके सैकड़ों मैसेजेस देखे, जिनमें से एक भी मैसेज सक्सेसफुली सेंड नहीं हुआ था। उनकी उंगली ने स्क्रीन पर कुछ बटन्स दबाए और इस बार मैसेज सच में सेंड हो गया। हुआ आनंद ने वाइन ग्लास नीचे रखा और मैसेज को अनसेंड करना चाहा, पर तब तक अनसेंड करने का टाइम निकल चुका था। इसलिए वह सीधे वर्किंग ग्रुप में गई और क्याओ थन को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी। कुछ मिनट वेट करने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, बहुत अच्छे थन ब्रदर, आप सच में बहुत स्मार्ट बन रहे हो। अगली सुबह अलार्म बजने से पहले ही डॉग के चाटने की वजह से मेरी आंख खुल गई। लेट हो गया, ऑफिस के लिए देर हो गई। टियाओ जी, मैंने हाथ बढ़ाकर डॉग को गले से लगाया, उसका सिर सहलाया और जैसे ही फोन उठाया तो देखा कुछ अनरीड मैसेजेस थे। मैं बस उन्हें देखने ही वाला था कि फोन हाथ से फिसल गया और सीधे डॉग के सिर पर जा गिरा। टियाओ जी दर्द से रो पड़ा। मैंने तुरंत उसे गले लगाकर किस किया और फिर से फोन उठाकर मैसेजेस देखने लगा। मैंने देखा कि कल रात जिस पर्सन को मैंने ब्लैकलिस्ट से हटाया था उसने मुझे कुछ वर्ड्स सेंड किए थे, तुमने मेरा डॉग चुराया है। यह देखकर मैंने तुरंत डॉग का मुंह पकड़ा और सीरियस होने का नाटक करते हुए कहा, टियाओ जी, क्या तुमने चुपके से अपनी मम्मी को बता दिया कि तुम पापा के पास हो? सच बताओ, क्या पापा तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते? मुंह पकड़े जाने पर टियाओ जी का चेहरा ऐसा था जैसे वह बहुत बेकसूर हो। असली विक्टिम तो वही था ना। मैंने उनके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया। मैं उन्हें फिर से ब्लैकलिस्ट में डालना चाहता था, पर मुझे लगा कि ऐसा करने से साफ पता चल जाएगा कि मैं डर रहा हूँ। जाने दो, मैं वापस अपने पुराने अकाउंट पर स्विच कर लेता हूँ। अकाउंट स्विच करने के बाद मुझे एक और फ्रेंड रिक्वेस्ट का नोटिफिकेशन मिला। मेरे अंदर की आवाज़ ने कहा कि मुझे इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए, पर फिर सोचा कि अब वह मेरी बॉस हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करना सही नहीं होगा। छोड़ो भी, ऐसा प्रिटेंड करता हूँ जैसे मैंने देखा ही नहीं। भला कौन सा नॉर्मल बॉस आधी रात को अपने एम्प्लॉय को वीचैट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता है? ब्रश करने और फ्रेश होने के बाद मुझे याद आया कि मेरी बाइक को उस अमीर इन्वेस्टर ने टक्कर मारकर पलटा दिया था, इसलिए मुझे ऑफिस के लिए कैब लेनी पड़ी। पीक आवर्स में कैब के लिए 10 मिनट से ज़्यादा वेट करना पड़ा। जब मैं कंपनी की लॉबी में भागा तो टाइम बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। लिफ्ट का डोर बंद होने ही वाला था। थोड़ा रुकिए, क्याओ थन ने आज सुबह का पंचांग नहीं देखा था। हुआनान वहाँ फाइनेंस मैनेजर के साथ खड़ी थी। मैं कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो गया। आगे जाऊं या पीछे हटूं समझ नहीं आया, पर फिर मैं हिम्मत करके लिफ्ट के अंदर चला गया।
इस अजीब सिचुएशन के कंपैरिजन में मुझे अपने अटेंडेंस बोनस की ज्यादा फिक्र थी। फाइनली मैंने पोलाइटली उन्हें ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग हुआ। गुड मॉर्निंग मैनेजर जांग। लिटिल थन, बहुत कम ऐसा होता है कि तुम ऑफिस के टाइम पर बिल्कुल एंड मूवमेंट पर आओ। सुबह मिले उस मैसेज की वजह से मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं पास खड़ी उस वुमन का फेस देखूं। आखिर उन्हें कैसे पता चला कि मैंने टियाऊ जी को चुराया है, या फिर उन्होंने किसी और का मैसेज गलती से मुझे सेंड कर दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कैब से आया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। कैब से आए तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक बाइक कहाँ है? किसी ने उसे टक्कर मारकर पलटा दिया। कौन था वो? कितनी गंदी ड्राइविंग करता है। मैं बाहर से तो झूठी स्माइल दे रहा था, पर मन ही मन सोच रहा था कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि आपके पास ही खड़ा है। पर यह तो मानना पड़ेगा कि उनकी ड्राइविंग स्किल्स सच में बहुत बेकार हैं। तभी लिफ्ट 16वें फ्लोर पर रुकी। फाइनेंस मैनेजर ने हम दोनों को बाय कहा और लिफ्ट से बाहर चले गए। अब अंदर सिर्फ मैं और हुआ आन आन बचे थे। वहां का माहौल अचानक बहुत अजीब हो गया। मैं बस स्क्रीन पर बदलते हुए नंबर्स को देखता रहा। जैसे ही लिफ्ट 30वें फ्लोर पर पहुंची और डोर ओपन हुआ, मैं तुरंत बाहर भागा और सीधे इमरजेंसी स्टेयरकेस की तरफ चला गया। सेक्रेटरी ऑफिस में 2 लोग मीटिंग कर रहे थे। इससे पहले कि वो मुझसे कुछ पूछते, मैं हवा के झोंके की तरह वहां से निकल गया। जुनहाओ, अभी जो इतनी तेज भागा वो कियाओ थन ही था ना। तभी ये जुनहाओ जैसे ही जवाब देने लगा, उसने हुआजोंग को देखा, तुरंत कॉफी का कप नीचे रखा और सीधा खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग हुआजोंग। फेंगजेंग ने थोड़ा लेट नोटिस किया। जब वह ग्रीट करने के लिए आगे बढ़ा, तब तक हुआ आन आन अपनी प्राइवेट लिफ्ट में जा चुकी थी। इसके बाद फेंगजेंग ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, तो क्या कियाओथन इतनी तेज इसलिए भागा क्योंकि वह हुआजोंग के साथ सेम लिफ्ट में था? पर कियाओथन को लेट क्यों हुआ? नॉर्मली तो वह सबसे पहले ऑफिस आता है। उनके लिफ्ट से पहुंचने से 1 सेकंड पहले मैं ऑफिस के अंदर छिप चुका था। हुआ आन आन ने बस मेरी एक झलक देखी थी। जनरल मैनेजर असिस्टेंट के ऑफिस का ग्लास डोर थोड़ा हिला। उनके लिप्स पर एक हल्की सी स्माइल आई। कितना डरपोक है। फिर उन्होंने मन ही मन सोचा, कियाओथन, इतने टाइम बाद मिलने पर भी तुम्हारा जिगर और छोटा हो गया है क्या? सिर्फ सेम लिफ्ट में आने से इतना डर गए? क्या मैं इतनी डरावनी दिखती हूँ? तभी मैं जल्दी से अपना लैपटॉप लेकर साइड वाले ऑफिस के डोर के पास गया। नॉक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि उन्होंने अंदर से डोर ओपन कर दिया, जो सीधे हुआ आन आन के फेस के पास जाकर रुका। उन्होंने एक मजाकिया लुक के साथ मेरी तरफ देखा। हुआजोंग, मीटिंग का टाइम हो गया है। क्या बात है? असिस्टेंट कियाओ, क्या तुम्हारी मुझसे कोई पुरानी दुश्मनी है? मैंने उनके इस मजाक को इग्नोर किया और सिर्फ अपना हाथ आगे बढ़ाया। हुआ आनंद ने मेरे इस एक्शन को देखा और धीरे से हंसी। ये क्या है? पैसे चाहिए या कार? बाद में आपको कार की चाबी दे दूंगा। मैंने उन्हें घूर कर देखा और सीधा आगे बढ़ गया। उन्होंने मुझे जाते हुए देखा और मन ही मन सोचा, कियाओथन, तुम एक परफेक्ट एक्स बॉयफ्रेंड की तरह बिल्कुल बिहेव नहीं कर रहे हो। एक परफेक्ट एक्स बॉयफ्रेंड को तो ऐसा होना चाहिए जैसे वह दुनिया में है ही नहीं। पर तुम बार बार मेरे सामने आकर क्या साबित करना चाहते हो? क्या मेरा टेस्ट ले रहे हो? मीटिंग रूम में जनरल मैनेजर असिस्टेंट होने के नाते मीटिंग को होस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। भले ही मैं यह एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन काम के वक्त हुआ आन आन का वो सीरियस लुक सच में बहुत अट्रैक्टिव था। जब मुझे होश आया, तब तक मीटिंग रूम के बाकी सभी लोग एक एक करके जा चुके थे। ये जुनहाओ और फेंगजेंग भी अपना लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स समेट रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ ओनल द बेस्ट वाला लुक दिया। जैसे ही मैंने लैपटॉप बंद किया और खड़े होने लगा, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। 2 घंटे की मीटिंग में असिस्टेंट कियाओ ने मुझे पूरे 1.5 घंटे तक घूर कर देखा है। क्यों? क्या कोई गलत इरादा है आपका? मैं डर गया और अपनी नजरें चुराने की कोशिश करने लगा, पर मुझे लगा कि अगर मैं चुप रहा तो वह मेरा और मजाक उड़ाएंगी। इसलिए मैंने पलटकर जवाब दिया, आप ये फालतू की अफवाहें उड़ाना बंद करिए। आपको कैसे पता कि मैं आपको देख रहा था? कहीं हुआजोंग का ही तो मेरे ऊपर कोई इरादा नहीं है ना? हुआ आन आन धीरे से हंसी और फिर उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया। असिस्टेंट कियाओ, क्या कल रात आपको मेरा भेजा हुआ मैसेज मिला था? नहीं मिला। हुआ आन आन ने हैरानी से आवाज निकाली। इतनी जल्दी रिप्लाई कर दिया? क्या बात है? असिस्टेंट कियाओ, क्या आपके मन में कोई चोर है? तो फिर मेरा डॉग चुराने की बात का क्या फैसला हुआ? उनकी बात सीधे निशाने पर लगी तो मैंने अनजान बनने का नाटक किया। हुआ, बात करने के लिए सबूत होने चाहिए। मैं और आप उतने क्लोज भी नहीं हैं। जिस दिन डॉग खोया था, उस बेसिस पर आप ये कैसे कह सकती हैं कि उसे मैंने ही चुराया है? हुआन आन ने देखा कि मैं मरते दम तक अपनी बात मानने को तैयार नहीं हूं, तो उनके चेहरे की स्माइल और गहरी हो गई। वह धीरे धीरे मेरे और करीब आने लगी। वह एक कदम आगे बढ़ाती और मैं एक कदम पीछे हट जाता। इस तरह उन्होंने मुझे मीटिंग रूम के एक कॉर्नर में घेर लिया। मैं इतना पीछे हट चुका था कि अब और पीछे जाने की जगह नहीं थी। आखिर आप क्या करना चाहती हैं? मेरा डॉग खो गया था, ये सच है, लेकिन शायद मैंने यह तो बिल्कुल नहीं कहा कि उसे आपने ही चुराया है। और वैसे भी हम उतने क्लोज नहीं है ना, तो फिर मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? असिस्टेंट कियाओ को तो यह बात सबसे अच्छे से पता होनी चाहिए ना।
क्या इसे क्लोज ना होना कहते हैं? हुआजो को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? यह बात शायद आपके हस्बैंड को ज्यादा अच्छे से पता होगी। मुझे सिर्फ यह पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को सबसे ज्यादा क्या पसंद है। अगर अब कोई और काम नहीं है तो प्लीज आप साइड हो जाइए, मुझे अब भी काम करना है। कियाओथन, तुम जरा फिर से कहना कि तुम किसे अच्छे से जानते हो। हुआ, मैं अब भी यंग हूं, पर क्या आपके कान बजने लगे हैं? मैं जियांग चेंग हॉस्पिटल के ईएनटी डिपार्टमेंट के हेड को जानता हूं। मैं आपको एक्सपर्ट डॉक्टर का अपॉइंटमेंट दिलाने में हेल्प कर सकता हूं। तुरंत दफा हो जाओ यहां से। इसके बाद मैं बहुत तेजी से पीछे हट गया। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और वापस अपने ऑफिस चली गई। और इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर शिया कियाओ सोफे पर आराम से लेटकर गेम खेल रही थी। शिट यार, क्या तुम लोग पागल हो? इस टाइम अगर आगे नहीं बढ़े तो फिर किस बात का डर है? मैं सच में तुम लोगों से परेशान हो चुकी हूं, बिल्कुल दिमाग से पैदल हो। शिया कियाओ ने गुस्से में गेम बंद किया, फोन को सोफे पर फेंका और जैसे ही सिर उठाया तो देखा हुआ आन आन बिना किसी एक्सप्रेशन के अंदर आई और उन्होंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया, एक जोरदार आवाज के साथ। पास आकर उन्होंने शिया कियाओ के पैरों की तरफ देखा जो टेबल पर रखे हुए थे और फिर चिढ़ते हुए बोली, अपने पैर नीचे करो। अपनी सहेली का यह उखड़ा हुआ मूड देखकर शिया कियाओ तुरंत मैटर समझ गई। उसने मजे लेते हुए पूछा, तुम्हारे उस खड़ूस क्रश ने तुम्हें गुस्से से पागल कर दिया ना? अगर बोलना नहीं आता तो अपना मुंह बंद रखो। मेरे दिल में उस पर्सन के लिए कोई जगह नहीं है। हो, तुम्हें पता है ना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? मान जाओ अनान, तुम आज भी उससे प्यार करती हो। भले ही ब्रेकअप को 4 साल हो गए हैं, पर तुम आज भी उसे नहीं भूल पाई हो। क्या बकवास है कि मैं आज भी उससे प्यार करती हूँ? क्या दिन में सपने देख रही हो शिया कियाओ? मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। शिया कियाओ को गुस्सा नहीं आया, वह बस आराम से सोफे पर टिक गई और धीरे से बोली, मैं तुम्हें जरा याद दिला दूं, तुम्हारे पास न तो कोई बॉयफ्रेंड है और यहां तक कि तुम्हारा डॉग भी खो चुका है। तुम सच में बहुत बेचारी हो। हुआ ग्रेट जनरल मैनेजर। फाउंटेन पेन पकड़े हुए हुआ आनान का हाथ अचानक रुक गया और फिर उन्होंने अपना फोन निकालकर कुछ बटन्स दबाए। मैंने उस डॉग चोर को ढूंढ लिया है। शिट यार, तुम तो सच में ग्रेट हो। टियाओ जी को खोए 4 साल हो गए और तुमने फिर भी उसे ढूंढ निकाला। तुमने डॉग को ढूंढा है या उस चोर को? आनान ने एक एक वर्ड पर जोर देते हुए कहा, दोनों मिल गए हैं। इसके बाद उन्होंने टेबल पर रखा इंटरनल फोन उठाया और नंबर डायल किया। और इस वक्त मैं साइड वाले रूम में बॉस का शेड्यूल अरेंज कर रहा था कि तभी टेबल पर रखा इंटरनल फोन बजा। कियाओथन, 2 कप कॉफी बनाकर मेरे केबिन में लाओ। मेरी बात सुनिए, कॉफी बनाना मेरा काम नहीं है ना? क्या फेंग जेंग कॉफी बनाने में एक्सपर्ट नहीं है? आपने मुझे क्यों बुलाया? हुआ आन मेरा। यह जवाब सुनकर हैरान रह गई। अगर तुम नहीं बनाओगे तो क्या मैं बनाऊंगी? फालतू की बातें बंद करो और जल्दी काम पर लगो। जी हुआ जोंग, मैंने तुरंत जवाब दिया। हुआ नान के फोन पर बात करने का यह टोन सुनकर शिया कियाओ के मुंह में जो लॉलीपॉप थी उसे उसका दम घुटते घुटते बचा। इसके बाद उसने हुआ आनान की तरफ थम्स अप किया। ग्रेट हुआ जोंग, आपकी इतनी हिम्मत कि आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड से इस टोन में बात कर रही हैं। मैं उसकी बॉस हूं, मैं इस टोन में बात क्यों नहीं कर सकती? और वैसे भी तुम आज इतनी फ्री क्यों हो? अभी तक गई क्यों नहीं? शिया कियाओ ने हैरान होकर पलटकर पूछा, क्या तुमने 2 कप कॉफी नहीं मंगवाई? मैं यहाँ आधे दिन से बैठी हूँ। क्या मैं जाने से पहले 1 कप कॉफी पीने की हकदार नहीं हूँ? क्या हुआ, मैडम के मेहमानों का वेलकम करने का यही तरीका है? क्या मैं अकेली 2 कप कॉफी नहीं पी सकती? मुझे कॉफी पीना पसंद है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि हुआजो का पोपट कब होता है। बिल्कुल नहीं, तुम्हें ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। नॉक नॉक। मैं 2 कप कॉफी लेकर अंदर गया। वहां शिया किया को देखकर मैं थोड़ा हैरान और नर्वस हो गया। उसने मुझे देखते ही खुद आगे बढ़कर ग्रीट किया, कियाओथन, काफी टाइम बाद मिले। हेलो शिया। शिया कियाओ ने एक परफेक्ट स्माइल के साथ इनवाइट किया। फ्री हो? मैं तुम्हें कॉफी पर इनवाइट करती हूँ। मैंने पोलाइटली मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल। ऑफिस टाइम के बाद शिया जो मेरे साथ शेड्यूल फिक्स कर सकती हैं। टेबल के सामने बैठी उस वुमन ने हम दोनों का यह इंटरेक्शन देखा और उनका चेहरा तुरंत कोल्ड हो गया। असिस्टेंट कियाओ, क्या मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है कि अभी ऑफिस टाइम चल रहा है? हुआ आनंद की यह कोल्ड आवाज सुनकर, जिसमें थोड़ा गुस्सा भी था, मैं मन ही मन हंसा। वह सच में बिल्कुल पहले जैसी ही थी। मुझे किसी भी दूसरी लड़की से बात करते नहीं देख सकती थी। जरा सी बात पर जेल्स हो जाती थी। हुआ, यह रही आपकी कॉफी। जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगा, उस वुमन ने कोल्ड टोन में कहा, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? शिया कियाओ ने यह सिचुएशन देखी और मुस्कुराते हुए बोली, मैं चलती हूँ, तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। जब ऑफिस का डोर बंद हो गया तब हुआ आनान ने धीरे से अपना सिर उठाया और मुझसे पूछा, असिस्टेंट कियाओ, एक असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? बेशक, बॉस के हर काम में कोऑर्डिनेट करना। हुआ आनान ने सिर हिलाया और मुझे और परेशान नहीं किया। उन्होंने कॉफी का कप उठाया और एक सिप लिया और फिर वह उसे बाहर थूकते थूकते बची। तुमने यह जानबूझकर किया है ना? मैंने अपनी वो प्रोफेशनल स्माइल बनाए रखी। हुआ, आपने मुझसे कॉफी बनाने के लिए कहा था।
पर यह नहीं बताया था कि कौन सी कॉफी। मैं नॉर्मली इंस्टेंट कॉफी ही पीता हूँ। सच तो यह था कि उन 2 कप कॉफी में से 1 कप इंस्टेंट कॉफी नहीं थी। मुझे उनकी आदत पता थी, इसलिए मैंने जानबूझकर इंस्टेंट कॉफी वाला कप उनकी तरफ रखा था। उनके साथ काम चोरी करना तो ठीक था, पर किसी क्लाइंट के साथ ऐसा करने की मेरी हिम्मत नहीं होती। हुआ आन आन चुप हो गई। अब इसके बाद चाहे आसमान ही क्यों न टूट पड़े। वह क्याओ थन की किसी बात पर कभी यकीन नहीं करने वाली थी। ये छोटा सा मजाक खत्म होने के बाद मैं वापस अपने वर्क मोड में आ गया और आज का शेड्यूल रिपोर्ट करने लगा। हुआ आनान ने पूरी बात सुनी और एक हल्की आवाज निकाली, फिर अपनी पॉकेट से कार की चाबी निकालकर टेबल पर रख दी और मुझसे बोली, तुम्हारी बाइक का हर्जाना है ये। इसकी जरूरत नहीं है हुआ। मेरी उस बाइक की कीमत से तो शायद इस कार का सिर्फ 1 टायर ही आ पाएगा। इंश्योरेंस कंपनी ने ऑलरेडी बाइक के नुकसान का पेमेंट कर दिया है। क्या आप मेरे मुंह पर पैसे मार रही हैं? वह सच में बिल्कुल अपनी मदर जैसी ही थी। दोनों का काम करने का तरीका एकदम सेम था। मैंने तुम्हारी बाइक को टक्कर मारी है तो तुम्हें एक नई कार देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम चाहो तो कैश लेने का ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। क्याओ थन। तभी हुआ आन आन ने टॉपिक चेंज किया। वैसे असिस्टेंट क्याओ, तुमने अभी तक मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं की? नॉर्मल डेज में अगर मुझे तुमसे किसी काम के लिए कांटेक्ट करना हो तो मैं कैसे करूं? कंपनी के इंटरनल वर्किंग ग्रुप के थ्रू। हुआ। मेरी बात खत्म होते ही उस वुमन ने धीरे से कहा, तो अब तुम खुद से मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर मैं इंटरनल वर्किंग ग्रुप में तुम्हें टैग करना शुरू करूं? मैं खुद ही एक्सेप्ट कर लेता हूं। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और उनके सामने ही एक्सेप्ट बटन प्रेस कर दिया। हुआ तो अब ठीक है ना? आपकी ठीक है ना? हुआ आनंद ने सेटिस्फाइड होकर सिर हिलाया और एक हल्की आवाज निकाली, अपने काम पर जाओ। जी। हुआ तो तभी शायद उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने पीछे से क्याओथन को आवाज दी, जबकि मैं अभी सिर्फ 2 कदम ही आगे बढ़ा था। हुआ आन अब कौन सा नया नाटक करना चाहती है? क्या वह अपनी पूरी बात एक ही बार में खत्म नहीं कर सकती? मैंने मुड़कर अपनी वही प्रोफेशनल स्माइल दी। हुआजोंग, क्या आपके पास मेरे लिए कोई और ऑर्डर भी है? क्या तुम्हारे पास सिर्फ एक ही फोन नंबर है? मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ। हुआ आनंद ने इस बार अपना पेशेंस खोते हुए हाथ से इशारा किया, मुझे बाहर जाने का सिग्नल दिया। उन्हें डर था कि अगर क्याओथन थोड़ी देर और नहीं गया तो वह खुद को रोक नहीं पाएंगी और उसे पीट देंगी। 4 साल हो गए हैं। किस बेसिस पर सिर्फ मैं ही दर्द झेल रही हूं? मैं जानबूझकर ऐसा नहीं होने देना चाहती। क्याओथन, क्या तुम रेडी हो? अगर तुमने मेरी लाइफ में दोबारा एंट्री की है तो अब मुझसे बचकर भागने के बारे में सोचना भी मत। प्रेसिडेंट ऑफिस से बाहर आने के बाद मैंने अपनी छाती पर हाथ फेरा। ऐसा लगा जैसे मैं किसी बड़ी मुसीबत से बचकर निकला हूं। मुझे बार बार फील हो रहा था कि हुआ आनान आज अपने नॉर्मल बिहेवियर में नहीं थी। तभी मुझे अचानक याद आया कि मेरे नए घर में अभी तक सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉल नहीं हुआ है। मैंने जल्दी से ऑनलाइन जाकर 2 कैमरे ऑन ऑर्डर कर दिए। लंच ब्रेक के टाइम मैंने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई, पर मुझे हुआ आनान एम्प्लॉय कैफेटेरिया में कहीं नहीं दिखी। वैसे भी यह नॉर्मल था, वह बॉस थी, भला वह ऐसी जगहों पर क्यों आने लगी? तभी फेंग जेंग ने कहा, मुझे लगता है हुआ सच में बहुत अच्छी है। वो पुराना खड़ूस चूबात पी तो हर रोज काम में कमियां ढूंढता रहता था। हुआ तो वैसी नहीं है। वह जो भी होता है सीधे मुंह पर बोल देती है ना। वह पुराना खड़ूस चूबात पी अक्सर क्या कहता था भला? मैं तुम्हें पूरा काम समझा चुका हूं, तो फिर तुम्हारे जैसे सेक्रेटरी की क्या जरूरत है? जब हम बात कर रहे थे तभी ये जुनहाओ ने मुझसे सुबह के मैटर के बारे में पूछा। क्याओथन, क्या बात है? आज सुबह तुम्हें क्या हो गया था? तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों भाग रहे थे? अब क्या बताऊं, कल रात ऑफिस से घर जाते वक्त मेरी बाइक को किसी ने टक्कर मारकर पलटा दिया था। क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। मैंने कल रात का पूरा मैटर उन दोनों को बता दिया। ये जुनहाओ और फेंग जेंग ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें पक्का कोई गड़बड़ लगी। फिर उनकी आंखें चमक उठी और वो मुझसे पूछताछ करने लगे। लिटिल थन, सच सच बताओ, क्या तुम और हुआजोंग पहले से एक दूसरे को जानते हो? वरना वह इतनी फ्री क्यों होंगी कि बिना किसी बात के तुम्हारी बाइक को टक्कर मारकर पलटा देंगी? मैंने अपने दांत भींचते हुए जवाब दिया, बेशक, क्योंकि वह पूरी तरह पागल है। ये जुनहाओ ने हैरान होकर अपनी आंखें बड़ी की और आसपास देखने लगा। फिर उसने अपने स्पून नीचे रख दिए। भाई, तुम सच में कुछ भी बोलने की हिम्मत रखते हो। ये कंपनी का कैफेटेरिया है। अगर गलती से हुआजोंग ने तुम्हारी यह बात सुन ली तो क्या तुम जिंदा बचना चाहते हो? तभी काफी देर से चुप बैठा फेंग जेंग अचानक बोला, थोड़ा रुको, कहीं तुम दोनों एक्स लवर्स तो नहीं हो? मुझे आखिरकार सिर हिलाकर यह बात एक्सेप्ट करनी पड़ी। धत तेरे की, तो वह सच में तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है जिससे तुम्हारा 4 साल पहले ब्रेकअप हुआ था? मैंने उन दोनों को घूर कर देखा। थोड़ा धीरे बोलो, क्या यह कोई बहुत प्राउड फील करने वाली बात है? इसके बाद फेंग जेंग ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, क्या हुआ ने तुम्हें कार का हर्जाना दिया? दे दिया, एक BMW कार। इसमें भला ना लेने जैसी क्या बात थी? अगर मेरी कोई एक्स गर्लफ्रेंड इतनी ब्यूटीफुल और अमीर होती तो ब्रेकअप के बाद भी मैं उसके साथ डेट पर जाने के लिए हमेशा रेडी रहता।
मैंने अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी करते हुए बात आगे बढ़ाई, लेकिन उन्हें शायद यह पता चल चुका है कि मैंने उनका डॉग चुराया है। ये जुन हाओ और फेंग जेंग ने एक साथ मेरे सामने हाथ जोड़ने का एक्शन किया। भाई अपना ख्याल रखना। डॉग चुराने का ये मैटर उस खतरनाक वुमन को किसी भी कीमत पर पता नहीं चलना चाहिए था, वरना दूसरों को सबक सिखाने के उनके तरीकों को देखते हुए वह पुलिस कंप्लेंट भी कर सकती है। लंच ब्रेक के टाइम, शायद इसीलिए क्योंकि हुआ आनान का ऑफिस बिल्कुल मेरे ऑफिस के बगल में था, मैं टेबल पर सिर रखकर भी सो नहीं पा रहा था। मुझे डर था कि कहीं गलती से आंख लग गई और कल रात की तरह दोबारा उनके सपने आने लगे तो मैं तो गया। सच में कोई भूतिया सीन है। ऑफिस टाइम खत्म होने से ठीक पहले मुझे हुआ आनंद का एक मैसेज मिला कि एक बार मेरे केबिन में आओ। मैंने अभी अभी अपना कंप्यूटर शट डाउन किया था, टेबल से फ़ोन उठाकर उसे अनलॉक किया। मेरा चेहरा उतर गया और मैंने उनकी टोन कॉपी करते हुए खुद से कहा, एक बार मेरे केबिन में आओ। मज़े ले रही हैं मेरे। मैंने चिढ़ते हुए एक ठंडी सांस ली और फिर मैं पास वाले प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ चल दिया। डोर के सामने खड़े होकर मैंने एक गहरी सांस ली और चेहरे पर स्माइल लाई। हुआ, आपने मुझे बुलाया? हुआ आन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी थी और उन्होंने सोफे की तरफ इशारा किया। मैंने देखा कि सोफे पर कुछ गिफ्ट बैग्स रखे हुए थे। ऐसा तो नहीं कि वह मुझे सोफे पर बैठकर वेट करने के लिए कह रही हैं। मुझसे उनकी नफरत के लेवल को देखते हुए अगर वह मुझे घुटनों के बल बैठने के लिए नहीं कह रही तो यह मेरी अच्छी किस्मत है। थोड़ा वेट करो, 5 मिनट का ब्रेक है। हुआ आन ने मुझे वैसे ही स्टेबल खड़े देखकर कहा। अपनी बात खत्म करके उन्होंने मीटिंग का म्यूट बटन दबाया और मुझसे बोली, सोफे पर कपड़े रखे हैं, उनमें से एक सेट सिलेक्ट करके चेंज कर लो। मुझे चेंज करना है, जल्दी करो, लेट मत करवाओ। मैंने मना करते हुए कहा, हुआ, मुझे लगता है कि मैंने जो कपड़े पहने हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। हुआ आन धीरे से मुस्कुराई और ताना मारते हुए बोली, क्या तुम्हारा प्लान इस सस्ते से ऑफिस सूट को पहनकर जाने का है? अपने बॉस के साथ एक बड़े क्लाइंट से मिलने जाओगे और ये कपड़े पहनोगे? सस्ता? हुआ आन अब हद पार कर रही थी। ये मेरा सबसे महंगा सूट था। क्या वह दिमाग से बीमार है? फाइनली मैंने पलटकर जवाब दिया, मुझे लगता है हुआ जो का फैशन सेंस थोड़ा खराब है। क्लाइंट से मिलने के लिए सूट पहनना ही सबसे ज्यादा प्रोफेशनल और पोलाइट तरीका होता है। मुझे अपनी बात पर अड़े हुए देखकर वह धीरे से हंसी, अपने आईब्रो थोड़े उठाए और फ्लर्टिंग टोन में बोली, मीटिंग खत्म होने में अभी 5 मिनट बाकी हैं। तुम चाहो तो अभी और सोच सकते हो, लेकिन अगर 5 मिनट बाद भी तुमने कोई सूट सिलेक्ट नहीं किया तो मुझे खुद एक एक करके तुम्हें कपड़े पहनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं 2 कदम पीछे हटा और उनसे बस इतना कहा, सच में पागल हो? शायद उन्हें लगा कि मुझे नहीं पता कि चेंज कहाँ करना है, इसलिए हुआ आनंद ने हेल्पफुल बनते हुए याद दिलाया, अंदर एक वॉशरूम है, तुम वहां जाकर चेंज कर सकते हो। मैंने सीधे मना कर दिया। हुआ आनंद ने सिर हिलाया। जैसे ही वह अपनी सीट से खड़ी हुई, मैंने तुरंत वो सूट बैग्स उठाए और तेजी से रेस्टरूम की तरफ भागा। रेस्टरूम में जाकर मैंने सबसे पहले डोर को अंदर से लॉक किया ताकि अपने मूड को थोड़ा शांत कर सकूं, और फिर मैंने वहां का जायजा लेना शुरू किया। ये रेस्टरूम साइज में लगभग मेरे पूरे फ्लैट के बराबर था। ये सच में हुआ आनंद के उसी लग्जरी शोरूम वाले स्टाइल में बना था। इतने सालों बाद भी कुछ नहीं बदला था। मैंने बैग से सारे सूट्स बाहर निकाले और उन्हें देखा। फाइनली मैंने एक डार्क ब्लू कलर का सूट सिलेक्ट किया जो सबसे नॉर्मल दिख रहा था। जैसे ही मैंने शर्ट के बटन्स बंद किए और डोर ओपन करने वाला था, मेरे हाथ अचानक कांपने लगे। शर्ट का ऊपर वाला बटन बहुत टाइट बंद हो गया था, जिससे मेरी कॉलर बोन का हिस्सा थोड़ा अजीब दिख रहा था। मैंने धीरे से चिढ़ते हुए कहा, इतना क्यों चिल्ला रही हो, जैसे कहीं भागना हो। हुआ आनैन बाहर से जल्दी करने के लिए बोल रही थी, डोर ओपन करो, मुझे भी अपने कपड़े चेंज करने हैं। मैंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मैं अभी चेंज कर रहा हूँ, बस होने ही वाला है, आप 1 मिनट वेट करिए। क्या तुम सुन नहीं सकते? मैं वेट नहीं कर सकती, अब टाइम नहीं बचा है। जैसे ही मैंने डोर ओपन किया, हुआन आन ने मेरे पहने हुए ब्लू सूट को नोटिस किया। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर मन ही मन उन्होंने सोचा, क्या बात है, क्या साइज ठीक नहीं आया? वह बार बार अपने हाथ से उस हिस्से को क्यों छिपा रहे हैं? अच्छा हुआ, मैं पहले बाहर चलता हूँ, रुक जाओ। उनकी आवाज सुनकर मैं वहीं का वहीं रुक गया, जिसके बाद हुआ आन ने अपना पेशेंस खोते हुए लुक दिया। वह मेरे बिल्कुल करीब आ गई। मैं डर गया। हुआ जोंग, भले ही आप मेरी बॉस हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकती। मुझे फील हुआ कि उनकी उंगलियों ने मेरी शर्ट के बटन को टच किया था। हुआन आन ने मुझे ऐसे देखा जैसे किसी बेवकूफ को देखते हैं। उन्होंने मुझे एक लुक दिया। अगले ही पल उन्होंने मेरी कॉलर बोन के पास वाले उस टाइट बटन को खोला और उसे दोबारा परफेक्ट तरीके से बंद कर दिया। हो गया। मेरी आंखें अभी भी पूरी तरह ब्लैंक थीं, तो पता चला कि वह बस मेरा बटन ठीक करना चाहती थीं। हुआ आन ने मेरा यह रिएक्शन देखा और धीरे से हंसी। असिस्टेंट क्या हो, अगर बाहर नहीं जाना तो क्या यहीं रुककर अपनी बॉस को कपड़े चेंज करते हुए देखना चाहते हो? तब जाकर मैं होश में आया। मैंने जल्दी से अपने पुराने कपड़े उठाए और वहां से फुल स्पीड में भाग निकला। हुआ आनंद ने वार्डरोब से एक डार्क ब्लू कलर की ड्रेस निकाली और उसे पहन लिया।
फिर उन्हें वो मोमेंट याद आया जब वह थन ब्रदर का बटन ठीक कर रही थी। उस वक्त भी थन ब्रदर बहुत हैंडसम लगते थे, लेकिन आज के थन ब्रदर पहले से ज्यादा मैच्योर और अट्रैक्टिव लग रहे थे। इसके बाद हुआ आनान ने एक उदास हंसी हंसते हुए खुद से कहा, अब और सपने मत देखो। हुआ आनान, तुम वही वुमन हो जिसे उसने छोड़ दिया था। वह वुमन नीचे झुककर अपनी ड्रेस को ठीक करने लगी कि तभी अचानक उसे फ्लोर पर एक मेटल की चमकती हुई चीज दिखी जो एक रिंग थी। ऐसा लग रहा था कि यह रिंग थन ब्रदर की ही थी। हुआनान ने उसे चुपके से उठाकर अपने हैंडबैग में रख लिया और उधर मैं वापस अपनी वर्किंग टेबल पर आया तो मुझे अचानक अपनी सबसे छोटी उंगली में कुछ कमी सी फील हुई। शिट यार, मेरी रिंग कहाँ गई? सुबह घर से निकलते वक्त तो मैंने साफ पहनी थी, आखिर यह कहाँ गिर गई? जब हुआ आनन केबिन से बाहर आई तो उन्होंने मुझे फ्लोर पर बैठकर कुछ ढूंढते हुए देखा। उन्होंने अपने लिप्स भींचे और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी एक चीज ढूंढ रहा हूं। हुआ जो, मेरी रिंग कहीं गिर गई है। क्या मैं एक बार आपके रेस्टरूम में जाकर ढूंढ सकता हूं? ठीक है, तुम खुद जाकर चेक कर लो। हुआ आनान ने मुझे अंदर जाते हुए देखा और उनके मन में गुस्से के साथ एक थॉट आया कि सिर्फ एक रिंग ही तो है, पर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वह मेरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। मुझे सच में बहुत जेलसी फील हो रही है। वह वुमन आदत के मुताबिक मेरी टेबल पर रखी चीजों को अरेंज करने लगी और फिर उन्होंने मेरी कार की चाबी उठाई और केबिन से बाहर चली गई। इसके बाद उन्हें बाद में रियलाइज हुआ कि उन्होंने अब भी क्या किया था। हुआनान, तुम सच में बीमार हो चुकी हो। उसकी केयर करना क्या तुम्हारी परमानेंट आदत बन चुका है? ब्रेकअप को इतने साल हो गए हैं, फिर भी तुम ये सारे काम इतनी आसानी से कैसे कर लेती हो? आदत सच में बहुत खतरनाक चीज होती है। जब हुआ आन वापस केबिन में आई तो उन्होंने मुझे सिर झुकाकर खुद से कुछ बुदबुदाते हुए देखा। वह यहाँ कैसे नहीं मिल सकती? सुबह तो यह साफ यहीं पर थी। मैंने देखा कि वह अंदर आ चुकी थी और उनके हाथ में मेरी कार की चाबी थी। हुआ जोंग, अब कब वापस आई? मैंने हाथ बढ़ाकर चाबी ले ली। थैंक यू सो मच। वैसे जब आप चेंज कर रही थी तब क्या आपको वहां कोई प्लेटिनम रिंग दिखी थी? हुआन आन ने मुझे कंफ्यूज्ड लुक के साथ देखा। क्या वह रिंग बहुत ज्यादा महंगी थी? मैंने अपना सिर हिलाकर मना किया। महंगी नहीं थी, बस जिसने वह रिंग गिफ्ट की थी वह पर्सन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट? किसने गिफ्ट की थी जो वह इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वह एक ऐसे पर्सन है जिन्हें आप नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए वह बहुत मायने रखते हैं। उस वुमन की आंखों में एक पल के लिए गहरा दुख साफ दिखा और वह एक उदास लुक के साथ मुझे घूरने लगी। तभी मुझे अचानक याद आया कि आज रात को एक बिजनेस पार्टी भी है। हुआ, पार्टी स्टार्ट होने वाली है, हमें अब जल्दी निकलना चाहिए। हुआ आन ने सिर्फ सिर हिलाया और बाहर की तरफ चल दी। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि थोड़ी देर में गाड़ी कौन चलाएगा। क्या मैं हुआ आन की गाड़ी चलाकर ले जाऊंगा, या आखिरकार ये मामला कैसे सुलझेगा? लिफ्ट जब बेसमेंट पार्किंग में पहुंची तो मेरी नजर सीधे लिफ्ट के दरवाजे के पास खड़ी एक काले रंग की मर्सिडीज बिजनेस कार पर पड़ी। ड्राइवर ने हमें आते देखा तो तुरंत पीछे का दरवाजा खोल दिया। हुआ आन गाड़ी में बैठ गई और मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था कि मेरे लिए कौन सी सीट पर बैठना सही रहेगा। नियम के मुताबिक तो मुझे बॉस के साथ पीछे ही बैठना चाहिए ताकि काम के सिलसिले में बात की जा सके, लेकिन मैं हुआ आन के इतना करीब नहीं बैठना चाहता था। यह सचमुच बड़ी मुसीबत थी। हुआ आन ने मुझे वहां चुपचाप खड़ा देखा तो बोली, आप अभी भी वहां क्यों खड़े हैं? क्या बात है? क्या मुझे आपको गाड़ी में बैठने के लिए इनवाइट करना पड़ेगा? उसकी बात सुनकर मैंने तुरंत आगे वाली पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और बैठ गया। फिर ड्राइवर को तमीज से हेलो कहा। हेलो भाई, मैं हुआ जो का नया असिस्टेंट कियाओ चेन हूं। ड्राइवर ने अपनी आदत के मुताबिक पीछे बैठी महिला की तरफ देखा, जैसे वह समझ नहीं पा रहा हो कि उसे जवाब देना चाहिए या नहीं। हुआ आनंद ने ड्राइवर की नजर को भांप लिया और अपनी आंखें उठाकर बोली, गाड़ी चलाओ। मुझे क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? ड्राइवर ने देखा कि हुआ आनंद की तरफ से कोई खास परमिशन नहीं मिली है, इसलिए उसने मेरी तरफ देखकर एक प्रोफेशनल स्माइल दी और अपना इंट्रोडक्शन दिया। हेलो कियाओ असिस्टेंट, मैं हुआ जोंग का ड्राइवर हूं। मेरा नाम सोंग जिया है। आप मुझे श्याओ सोंग बुला सकते हैं। यह सुनकर मैंने हैरान होकर पूछा, आप हुआ जो के ड्राइवर हैं, तो फिर कल वाले अंकल कहाँ गए? हुआ आन ने हम दोनों के बीच की यह बढ़ती नज़दीकी और बातचीत देखी तो उसने धीरे से एक ठंडी आह भरी। उसने सोचा, मुझे नहीं पता था कि कियाओ चेन इतना घुलने मिलने वाला इंसान है। मेरे सामने तो इसके मुंह से शब्द नहीं निकलते और दूसरों के सामने यह इतनी आसानी से बातें बना लेता है। इस माहौल को देखकर तो ऐसा लगता है कि मुझे खुद पीछे नहीं बैठना चाहिए था, बल्कि मुझे सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठकर इन दोनों के लिए जगह छोड़ देनी चाहिए थी ताकि ये आराम से गप्पे मार सकें। श्याओ सोंग ने जवाब दिया, दरअसल वह मेरे अंकल हैं। वह आज हुआ कुल की कार रिपेयर कराने गए हैं, इसलिए नहीं आ सके।
उनकी जगह आज मैं आया हूं। हम दोनों अब भी बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे की सीट से उस महिला की हल्की सी आह भरने की आवाज आई और उसने बड़े उदास लहजे में कहा, क्या हम चलेंगे या फिर मैं ही आगे आकर गाड़ी चलाऊं? तुम दोनों पीछे की सीट पर जाकर आराम से अपनी बातें जारी रख सकते हो। शाओसोंग ने तुरंत दरवाजा बंद करने का बटन दबाया और हुआ आन आन को जवाब दिया, सॉरी हुआजोंग, आप प्लीज अपना सीट बेल्ट लगा लीजिए, अब हम निकल रहे हैं। गाड़ी चलने लगी। उसके बाद मैंने और सोंगजिया ने कोई बात नहीं की। मैं याद करने की कोशिश करने लगा कि आखिर मेरी रिंग कहाँ गिर गई होगी। फिर मैंने सेक्रेटरी ग्रुप चैट खोला और फांग जेंग और जिया हाउ से पूछा, लेकिन उन दोनों ने ही कहा कि उन्हें कोई रिंग नहीं मिली, जिससे मुझे थोड़ी निराशा हुई। इसी बीच हुआ आन आन की पोजीशन ऐसी थी कि वहां से मेरे फोन की स्क्रीन साफ दिखाई दे रही थी। तभी हुआ आन आन ने मुझे टोकने के लिए हल्का सा खांसा। क्या वो असिस्टेंट, क्या आप पहले भी अपने बॉस के साथ क्लाइंट से मिलने जाते समय ऐसे ही फोन चलाते थे? मैं एक पल के लिए रुक गया और फिर मैंने अपना फोन अंदर रख लिया। सॉरी हुआ, मैं बस एक मैसेज का रिप्लाई कर रहा था। इसके बाद मैंने एक बार भी फोन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। आखिरकार गाड़ी होटल पहुंच गई। शाओसोंग ने पीछे मुड़कर पूछा, हुआ, क्या आपको मेरे साथ अंदर चलने की जरूरत है? मैंने हैरान होकर सोंगजिया की तरफ देखा। तब हुआ आन आन ने अपना सिर हिलाया और कहा, जरूरत नहीं है। शाओसोंग, तुम जाकर खाना खा लो, 2 घंटे बाद यहीं वापस आकर पिक कर लेना। गाड़ी से उतरने के बाद मैंने चलते चलते सोंगजिया के साथ अपना कॉन्टेक्ट नंबर एक्सचेंज कर लिया। मेरी इस हरकत को देखकर हुआ आन आन काफी नाराज नजर आई। उसने अपने मन में सोचा, मिस्टर चेन, मुझे सच में तुम पर गुस्सा आ रहा है। जब मैंने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो तुमने चुपचाप उसे पेंडिंग में डाल दिया और एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन दूसरों के साथ कॉन्टेक्ट नंबर एक्सचेंज करने में तुम इतने एक्टिव हो। ये बात सचमुच दिल दुखाने वाली है। इसके बाद हुआ आन आन ने मेरा इंतजार नहीं किया और सीधे होटल के अंदर चली गई। प्राइवेट रूम में क्लाइंट्स की तरफ से 6 लोग पहले ही आ चुके थे, जिनमें से 2 लोग अपने बॉयफ्रेंड को भी साथ लाए थे। हुआ आन आन ने पूरे कमरे पर एक नजर डाली और वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, आप सभी को सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। देर नहीं हुई, बिल्कुल देर नहीं हुई, बल्कि हम लोग ही जल्दी आ गए थे। आइए हुआजोंग के लिए वाइन सर्व की जाए। एक आदमी जैसे ही अपनी सीट से खड़ा हुआ आन आन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। इसकी जरूरत नहीं है ल्यूजोंग, मैं अपने साथ अपना पार्टनर लेकर आई हूं। मैं तुरंत उसका इशारा समझ गया। मैंने टेबल पर रखी रेड वाइन की बोतल उठाई और हुआ आनान और उसके पार्टनर के ग्लास में आधा आधा ग्लास वाइन डाल दी। हुआ आनान जैसी बॉस भी बिजनेस पार्टी में ड्रिंक करने से नहीं बच सकती थी, तो फिर मेरे जैसे असिस्टेंट की क्या बिसात थी। ऊपर से रिंग खो जाने की वजह से मेरा मूड पहले से ही खराब था, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर खुली हवा में सांस लेना चाहता था। मैंने हुआ आनान के कान के पास जाकर धीरे से कहा, हुआजोंग, मैं थोड़ा वॉशरूम जा रहा हूं। हुआ आनान ने हल्के से हाँ कहा और मैंने अपना फोन उठा लिया। मैं जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़ा, तभी एक बेहद घटिया और बकवास आवाज गूंजी, ओए ब्यूटीफुल, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? आओ मेरे साथ एक ड्रिंक शेयर करो, क्या पता मेरा मूड अच्छा हो जाए और मैं तुम्हारे साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँ। ये बात सुनते ही उस आलीशान पार्टी रूम में जो शोर शराबा चल रहा था वह अचानक बिल्कुल शांत हो गया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक मोटे पेट वाला अधेड़ उम्र का आदमी बड़ी गंदी नजरों से हुआ आन आन को घूर रहा था। वह आदमी पहली बार इस तरह की बिजनेस पार्टी में आया था और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ी महिला कोई और नहीं बल्कि मशहूर हुआ है। उसने सोचा कि वह किसी कंपनी के बॉस की कोई छोटी मोटी असिस्टेंट होगी, इसलिए उसने ऐसी बदतमीजी करने की हिम्मत की। यह बात सुनकर हुआ आन आन ने अपना वाइन ग्लास नीचे रखा। उसने अपनी आंखों में एक अजीब सी और बेहद ठंडी खामोशी समेटे हुए उस आदमी को सीधे घूरना शुरू कर दिया। कमरे का पूरा माहौल जैसे एकदम जम सा गया था। वह आदमी भी हुआ आन आन की उस ठंडी नजर से अंदर तक कांप गया और उसने न चाहते हुए भी अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। हुआ आन आन जैसे ही अपने होंठ खोलकर कुछ बोलने वाली थी, तभी बीच में मेरी आवाज गूंज उठी, हुआजोंग, आप जरा 1 मिनट के लिए बाहर आइए, चेयरमैन आपको ढूंढ रहे हैं। मैंने यह बात बेहद साफ और ऊंचे लहजे में कही थी। हुआ आनान ने हैरान होकर मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। हुआ आनान भी तुरंत मेरा इशारा समझ गई। वह खड़ी हुई और बोली, आप सभी से माफी चाहती हूँ, मैं अब भी आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। इसके बाद उसने उस अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ एक ठंडी और लापरवाह नजर डाली। वह आदमी अब तक पूरी तरह समझ चुका था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, माथे पर ठंडा पसीना आ गया था और वह धड़ाम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। वह मन ही मन सोचने लगा, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। तुम्हें पूरी दुनिया में कोई और नहीं मिला था पंगा लेने के लिए, जो तुमने इस मशहूर हुआजोंग से पंगा ले लिया। हम दोनों जैसे ही कमरे के दरवाजे से बाहर निकले, हुआ आन आन का सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था। वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैंने देखा कि गुस्से के मारे हुआ आन आन की उंगलियां कांप रही थीं, इसलिए मैंने उसे दिलासा देने के लिए धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। उसने मुझे खुद से दूर नहीं किया। वह काफी देर तक शांत रही और फिर उसने बेहद भारी आवाज में मुझसे पूछा,
क्याओ चेन, क्या तुम्हारे पास कोई कैंडी है? मैंने अपना सिर हिलाया, अपनी जेब से कैंडी निकाली और बड़े अजीब तरीके से पूछा, हुआ आपको किस फ्लेवर की कैंडी चाहिए? मेरे पास सिर्फ मिंट कैंडी है, ये शायद आपको उतनी अच्छी न लगे। बकवास बंद करो, बस मुझे दे दो। उसने बहुत तेजी से कैंडी का रैपर हटाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। मिंट का वह ठंडा स्वाद उसके पूरे मुंह में फैल गया। उस महिला ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। ऐसा लगा जैसे वह अपनी पुरानी वाली शांत और समझदार स्थिति में वापस आ रही हो। अगर यह बिजनेस डील चेन अन कंपनी के लिए इतनी जरूरी नहीं होती और मैं क्लाइंट्स पर एक अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ना चाहती, तो मैं अब तक उस आदमी को इस पूरी इंडस्ट्री से लात मारकर बाहर निकलवा चुकी होती। आनान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी अचानक एक जानी पहचानी और गहरी आवाज सुनाई दी। एक आदमी चलकर हुआ आनान के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। हुआ आनान ने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, क्लाइंट्स के साथ एक बिजनेस पार्टी है। क्या तुम यहाँ अकेली आई हो? मैं यहाँ अपनी मदर के साथ डिनर के लिए आया हूँ। आनान, क्या तुम अंदर चलकर उन्हें हेलो कहना चाहोगी? हुआनान ने अपना हाथ हवा में लहराते हुए मना कर दिया, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वरना फालतू में सबका मूड खराब होगा। यह कहकर हुआ आनान उसके पास से गुजरकर आगे बढ़ने लगी। तभी उस आदमी ने उसे दोबारा आवाज दी, आनान, तुम्हें घर आए हुए बहुत लंबा समय हो गया है। क्या तुम्हें सच में घर की बिल्कुल याद नहीं आती? इस बीच में बगल में खड़ा होकर बड़े ध्यान से उस आदमी को नोटिस कर रहा था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जिसे मैंने 4 साल पहले हुआ आनैन के साथ एक मॉल में वेडिंग ड्रेस ट्राई करते हुए देखा था। तभी मुझे लगा कि इसका चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। उनकी बातें सुनकर मैं चुपचाप एक कदम पीछे हट गया। हुआ आनान ने तीखे लहजे में कहा, मैं घर वापस क्यों आऊं? वह घर मेरा वेलकम नहीं करता। आनान, उस बात को बीते 4 साल हो चुके हैं। मेरी मदर को सच में अपनी गलती का एहसास है। लेकिन शेन हेंग, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें किसने यह हक दिया कि तुम मेरी लाइफ में दखल दो? उसने शेन हेंग के रिएक्शन की कोई परवाह नहीं की और सीधे आगे बढ़ गई, जबकि मैं किसी भी तरह के ड्रामे से बचने के लिए तेजी से पीछे हट गया ताकि मैं उनकी इस बहस में न फंसा रहूं। आखिरकार इन दोनों के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था और हुआ आन अपने घर वापस क्यों नहीं जाना चाहती थी? यह सच में बड़ा अजीब था। यह सब सोचते हुए मुझे लगा कि मेरा इस जगह पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। मेरे लिए वापस उसी पार्टी रूम के दरवाजे पर जाकर हुआ आन का इंतजार करना बेहतर होगा। लेकिन जब मैं दोबारा उस रूम के दरवाजे पर पहुंचा और अंदर का नज़ारा देखा तो मुझे अंदर से एक अजीब सी नफरत महसूस होने लगी। तो मैं दरवाजे के पास दीवार से पीठ सटाकर खड़ा हो गया और हुआ आन के साथ बिताए पुराने दिनों को याद करने लगा। मुझे याद आया जब वह हंसती थी तो उसके गालों पर डिंपल पड़ते थे। याद आया उसका हर बार प्यार से नखरे दिखाना और याद आया हमारा ब्रेकअप का वह वक्त, आंखों में आंसू लिए हुआ आन का मेरा हाथ पकड़कर खींचना और फिर अचानक बॉस हुआ आन का वह ठंडा और अजनबी रूप। उसका हर एक अंदाज मुझे इतने अच्छे से याद था कि मैं उसे चाहकर भी कभी नहीं भूल सकता था। तभी अचानक आवाज आई, यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? अंदर जाना थोड़ा अजीब लग रहा था। हुआनान ने एक बार उस प्राइवेट रूम के अंदर देखा और फिर मुझसे बोली, मैं अंदर जाकर तुम्हारा कोट ले आती हूँ, तुम तब तक जाकर बिल पेमेंट कर दो, थोड़ी देर में हम दोनों मेन लॉबी में मिलते हैं। हुआनान ने एक अर्जेंट मीटिंग का बहाना बनाया, मेरा कोट उठाया और वहां से सीधे निकल गई। बिल पेमेंट करने के बाद मैं एक कोने में बैठकर हुआ आनान का इंतजार करने लगा। तभी मेरी नजर पड़ी कि लगभग 10-12 लोग एक साथ बाहर आ रहे थे और उन सबके बीच में जो महिला चल रही थी वह कोई और नहीं बल्कि हुआ आन की मदर थी। और उनके साथ जो आदमी बात कर रहा था वह वही था जिसे हुआ आन का मंगेतर कहा जाता था। किस्मत से मैं जिस जगह बैठा था वह देखने में एक ब्लाइंड स्पॉट था। अगर कोई बहुत ध्यान से न देखे तो मैं उसे नजर नहीं आ सकता था। हुआ आनान हाथ में मेरा कोट लिए जैसे ही बाहर निकली उसका सामना सीधे अपनी मदर से हो गया। आनान? हुआ आनान के कदम वहीं के वहीं रुक गए। उसकी मदर बोली, तुम अभी भी मुझे अपनी माँ समझती हो क्या? देश वापस लौट आई लेकिन घर आने की जहमत तक नहीं उठाई। इतने साल हो गए, तुम्हारा यह ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ। ड्रामा? तो आपकी नज़र में इतने सालों से मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वह सिर्फ एक ड्रामा और मजाक है? वैसे सही भी है। आपको तो हमेशा से अपनी मर्जी चलाने की आदत रही है। आपने कभी मुझे कुछ समझा ही कब है? मैं तुम्हारी माँ हूँ हुआ आनान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? अगर आप मेरी माँ नहीं होती तो आपको क्या लगता है कि मैं सिर्फ घर न आने तक सीमित रहती? यह कहकर उसने उन दोनों की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा और सीधे आगे बढ़ गई। उसकी मदर ने उसके हाथ में वह कोट देखा तो जोर से आवाज लगाई, हुआन आन, रुक जाओ तुम। अब तुम किस नए मर्द के पीछे घूम रही हो? ऊपर से तुमने हेंग भाई को देखा फिर भी उन्हें हेलो तक नहीं कहा। सच में तुम दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही हो। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी फालतू की फिक्र अपने पास ही रखिए। यह कहकर वह बिना पीछे मुड़े होटल से बाहर निकल गई। मदर, आप तो आनान का नेचर अच्छे से जानती ही हैं। आप प्लीज उसकी बात का गुस्सा मत कीजिए। हेंग भाई, अगर वह तुम्हें पसंद नहीं करती तो यह उसी का नुकसान है, कुछ भी हो।
आखिर तुम ही हमारे हुआ परिवार के दामाद हो। जब वे सब वहां से चले गए तब मैं उस कोने से उठकर बाहर आया। मेरे दिमाग में अभी भी उन लोगों की वह बातचीत गूंज रही थी। हुआ नान आखिर ऐसा बरवीय क्यों कर रही थी? क्या वह इस अरेंज मैरिज से खुश नहीं थी इसीलिए? लेकिन अगर वह खुश नहीं थी तो भी उसने उससे शादी तो कर ही ली थी ना। उसकी माँ ने अभी अभी साफ साफ कहा था कि वह शेनहेंग नाम का लड़का हुआ परिवार का दामाद है। मैं अभी इसी उलझन में फंसा हुआ था कि तभी मेरे फोन की रिंग बजी। स्क्रीन पर एक जाना पहचाना नंबर देखकर मैंने कॉल रिसीव की। तुम फिर से क्या कर रहे हो? कहाँ गायब हो गए तुम? मैं बस अब भी आ रहा हूं। बेसमेंट पार्किंग में हुआ आनान कार से टेक लगाकर खड़ी थी। एक हाथ में उसका मेरा कोट था। उसने अपना सिर झुकाया हुआ था और उसका चेहरा काफी उदास और अजीब लग रहा था। मेरे कदमों की आवाज सुनकर उसने अपना सिर उठाया और पूछा, कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें लॉबी में वेट करने के लिए कहा था ना। मैंने तुरंत एक झूठा बहाना बना दिया। मैं बस अब भी बाहर एक कॉल अटेंड करने गया था। उसने अपना सिर हिलाया और कार में बैठ गई। मुझे अभी भी बाहर खड़ा देखकर उसने फिर से अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा। क्या अब कार में बैठने का इरादा नहीं है? क्या नौकरी आगे कंटिन्यू नहीं करनी? ये सुनकर मैं तुरंत कार के अंदर बैठ गया। कार होटल से निकलकर मेन रोड पर आ गई। श्याओ सोंग ने पूछा, हुआ कंपनी चलना है या पहले कियाओ चेन को घर छोड़ना है? पहले इसे घर छोड़ दो। चेन भाई आप कहाँ रहते हैं? हुआ आनान ने जैसे ही यह वर्ड सुना उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और टोकते हुए बोली, श्याओ सोंग तुमने इसे अभी क्या बुलाया? चेन भाई क्यों, क्या हुआ? हुआ जोंग क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? बॉस के सीधे सवाल का सामना करते हुए सोंगजिया थोड़ा कंफ्यूज और नर्वस दिखने लगा। मैंने बात संभालते हुए कहा, मैं कंपनी के पास ही शानशुई शियाजुन सोसाइटी में रहता हूँ। क्या तुम्हें वहां का रास्ता पता है? हाँ पता है। पूरे रास्ते हुआ आन आन ने अपनी आंखें बंद रखी और एक शब्द भी नहीं बोला। और मैं अभी भी अपना दिमाग दौड़ा रहा था कि आखिरकार मेरी वह रिंग कहाँ खो गई। कंपनी इतनी बड़ी है, अगर वह मेरे ऑफिस कैबिन में नहीं गिरी होगी तो उसे दोबारा ढूंढ पाना सचमुच बहुत मुश्किल काम था। चेन भाई हम पहुंच गए हैं। कार सोसाइटी के गेट के सामने आकर रुक गई। कार से उतरने के बाद मैंने श्याओ सोंग और हुआ आन आन को बाय कहा। थैंक यू श्याओ सोंग। हुआ जोंग मैं अब चलता हूँ, कल मिलते हैं। हुआ नान ने कार का आधा खुला हुआ शीशा नीचे किया और मेरी जाती हुई पीठ को तब तक देखती रही जब तक मैं ओझल नहीं हो गया। इसके बाद उसने श्याओ सोंग को गाड़ी आगे बढ़ाने का इशारा किया और कहा, जरा पता करो कि इस सोसाइटी के ब्लॉक 16 के 8वें फ्लोर पर कोई फ्लैट खाली है क्या, चाहे रेंट पर मिले या खरीदना पड़े। अगले आधे महीने के अंदर यह काम हो जाना चाहिए। हुआ क्या आप यहाँ रहने का प्लान कर रही हैं? यह कंपनी के काफी पास है ना। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं यह सोच रहा था कि हमेशा ब्लॉक 16 का 8वां फ्लोर ही क्यों, कोई दूसरा फ्लोर क्यों नहीं हो सकता? श्याओ सोंग जब से तुम देश वापस आए हो तब से कुछ ज्यादा ही बातें नहीं करने लगे। जो काम कहाँ है बस वह करो। जी बिल्कुल। एक बड़े से खाली विला में हुआ आन आन सोफे पर बैठी थी। उसने अपनी उंगलियों के बीच फंसी उस रिंग को अपनी आंखों के सामने लाकर घुमाया। यह सचमुच एक बेहद सस्ती रिंग थी। कोई इतना मामूली गिफ्ट किसी को कैसे दे सकता है? इसे एक बार देखने से भी अजीब सी फीलिंग आती थी। अगर मिस्टर चेन ने इस रिंग को डस्टबिन में पड़ा देख लिया तो वह पक्का मुझसे लड़ने के लिए अपनी जान लगा देगा। हुआ आन आन ऊपर गई, शॉवर लिया और नीचे आकर अपने लिए एक ग्लास पानी डाला। उसने कुछ देर तक उस रिंग को घूर कर देखा और फिर नीचे झुककर डस्टबिन से उस रिंग को दोबारा वापस उठा लिया। और जब मैं अपने घर के अंदर पहुंचा तो श्याओ शान बिजली की रफ्तार से मेरी तरफ लपका। वह अपनी उदास शक्ल बनाकर मेरे पैरों से लिपट गया, अपनी पूंछ हिलाने लगा और गोल गोल घूमने लगा। मैं काफी थक चुका था। मैंने अपना कोट दरवाजे के पास बने हुक पर टांग दिया और फिर नीचे झुककर श्याओ शान को अपनी बाहों में उठा लिया। सॉरी बेटा, पापा को आज घर आने में थोड़ी देर हो गई। मैंने चेक किया कि सुबह ऑफिस जाने से पहले जो खाना और पानी मैं उसके लिए रख कर गया था वह उसने खा लिया था। तब जाकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। मैंने डॉग को गले से लगाया और सोफे पर बैठ गया। मैंने घर की बड़ी लाइटें ऑन नहीं की थी। घर में बस एक छोटी सी सेंसर लाइट जल रही थी जो मैंने जानबूझकर अलग से लगवाई थी ताकि जब भी मुझे घर आने में देर हो जाए तो श्याओ शान अंधेरे से डरे नहीं। मैं उस डॉग को सहला रहा था और मेरे दिल का दर्द अब और कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। मैंने श्याओ शान से अपने दिल की बात कही। श्याओ शान अब मैं क्या करूं? पापा ने वह रिंग खो दी है जो मेरी दादी मेरे लिए छोड़कर गई थी। हुआ आनान को भी पापा संभाल कर नहीं रख पाए और अब जो आखिरी निशानी माँ मेरे लिए छोड़ गई थी मैं उसे भी संभाल कर नहीं रख सका। मैं सचमुच कितना बेकार हूँ। श्याओ शान को जैसे मेरे इस दुख का एहसास हो गया था। उसने धीरे से मेरे हाथों को चाटना शुरू कर दिया। मेरा मूड इस समय बेहद खराब था। खुद को शांत करने के लिए मैं बस लगातार श्याओ शान की पीठ सहलाता रहा। श्याओ शान अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास हो, वरना मैं नहीं जानता कि मैं इस अकेलेपन और यादों के दर्द को कैसे बर्दाश्त कर पाता। शॉवर लेने के बाद भी मैं श्याओ शान को वॉक पर ले जाना नहीं भूला। मैं पास के ही एक कन्वीनियंस स्टोर पर गया और दुकानदार से कहा, मुझे एक लेमन सोडा का कैन दे दीजिए। मैं जैसे ही पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने वाला था एक पल के लिए रुक गया और फिर मैंने कहा,
मुझे इसके साथ 1 मिनट कैंडी भी दे दीजिए। थैंक यू अंकल, कष्ट के लिए सॉरी। स्टोर से बाहर आकर मैंने सोडा के कैन को अपने बैग में रखा, डॉग की चेन को अपनी कलाई पर लपेटा और अचानक मुझे हमारे रिलेशनशिप के वो दिन याद आ गए जब हम प्यार में थे। जब भी वह मुझे यह सोडा पीते हुए देखती थी तो हुआ आन आन हमेशा बहुत क्यूरियस हो जाती थी। हर बार लड़ाई खत्म होने के बाद वह अपनी भौहें सिकोड़ती, मेरे हाथ से कैन छीनती और एक घूंट पीकर कहती, ये कितना बकवास टेस्ट है। और जब मैं उसका वह चेहरा देखता था तो मुझे वह इतनी ज्यादा क्यूट लगती थी कि मैं खुद को उसे किस करने से रोक नहीं पाता था। क्याओ चेन, तुम सचमुच एक नंबर के आवारा हो। मैंने एक गहरी सांस लेकर अपनी यादों के इस सिलसिले को यहीं रोका। अफसोस कि यह सब अब पास्ट बन चुका है और चीजें अब पहले जैसी कभी नहीं हो सकती। घर वापस आकर मैंने श्याओ शान के गले से चेन हटाई। मैं फर्श पर पालथी मारकर बैठ गया और टीवी ऑन कर दिया। टीवी पर मेरा फेवरेट प्रोग्राम आ रहा था, लेकिन आज मेरा ध्यान वहां बिल्कुल नहीं था। मैंने श्याओ शान का सिर सहलाते हुए खुद से ही बुदबुदाया, श्याओ शान, क्या आगे चलकर पापा तुम्हारे लिए एक नई मम्मी ढूंढ लें? उस डॉग ने जैसे मेरी बात समझ ली हो, उसने मेरी तरफ देखकर 2 बार भौंक दिया। अच्छा, तो तुम्हें भी यह आइडिया पसंद नहीं आया? तो फिर ठीक है, पापा भी अब किसी और को पसंद नहीं करेंगे। अब से हम दोनों बस एक दूसरे का सहारा बनकर ही जिएंगे। आज सैटरडे था, इसलिए मुझे ऑफिस नहीं जाना था। मैं सुबह जल्दी उठ गया और पूरे घर की अच्छे से सफाई की। इसके बाद मैंने ग्रुप चैट में अपनी लोकेशन शेयर की। मैंने येप तुआन हाउ और बाकी दोस्तों को घर पर हॉट पॉट डिनर के लिए इनवाइट किया, ताकि एक तरह से हाउस वार्मिंग पार्टी भी हो जाए और घर में थोड़े लोगों के आने से रौनक बढ़ जाए। श्याओ शान, तुम आराम से घर पर रहना, पापा मार्केट जाकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने का सामान लेकर आते हैं। सोसाइटी के पास में ही एक लोकल मार्केट और मॉल दोनों थे। रास्ते में चलते चलते मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था और गुस्सा कर रहा था। हुआ आन आन का दिमाग सच में खराब हो गया है। जो बैठे बिठाए उसने मेरी कार का एक्सीडेंट करवा दिया। अब देखो, मुझे बाहर आने जाने के लिए पैदल चलना पड़ रहा है। ये सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत है। क्यों ना मैं अपने लिए एक दूसरी कार खरीद लूं? मेरे दोनों हाथ सामान के थैलों से पूरी तरह भरे हुए थे। मैं बड़बड़ाते हुए जैसे ही अपने घर के पास पहुंचा और अपना सिर उठाया तो देखा कि मेरे फ्लैट के दरवाजे के सामने एक महिला खड़ी थी, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होगी। उसके पैरों के पास एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ था। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। ये कोई और नहीं बल्कि मेंग युवेई थी। वह यहाँ क्या कर रही थी? मैंने आगे बढ़कर उनसे पूछा, युवेई दीदी, आप जैसी वीआईपी गेस्ट आज यहाँ कैसे? मेंग युवेई ने तुरंत मेरे हाथों से कुछ थैले ले लिए और बोली, कल मैं गांव गई थी तो मौसी ने तुम्हारे लिए कुछ सामान भेजा था। आज मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिला तो सोचा खुद ही आकर तुम्हें दे दूं। मैंने अपनी उंगलियों के निशान से दरवाजा खोला और उनसे कहा, आप अंदर आ जाइए दीदी। शू रैक में यूज एंड थ्रो वाली चप्पलें रखी हैं। मेंग युवेई उस बड़े से बॉक्स को दरवाजे के पास से उठाकर अंदर ले आईं। उन्होंने जैसे ही शू रैक खोला तो उन्हें वहां एक लेडीज चप्पल दिखाई दी। उन्होंने तुरंत हैरान होकर पूछा, अरे यहाँ तो पहले से ही लेडीज चप्पल रखी है, क्या मैं इसे नहीं पहन सकती? इसे मत छूना दीदी, वरना कहीं श्याओ शान आपको काट ना ले। अरे बाप रे, बिल्कुल सही कहा। श्याओ शान जैसे ही किसी के आने की आवाज सुनी वह तुरंत कमरे से बाहर दौड़कर आया। क्याओ चेन, अपने इस डॉग को संभालो यार। इस डॉग को पाले हुए कितने साल हो गए हैं, लेकिन ये आज भी मुझे देखकर इतना क्यों भड़कता है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं इसकी कजिन सिस्टर हूं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। मैं उस समय किचन में सामान समेट रहा था। मेंग युवेई की यह शिकायत सुनकर मुझे हंसी आ गई। श्याओ शान इधर आओ, किसी को ऐसे फालतू में नहीं काटते, चलो सीधे बैठो। वह खुद एक प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर थी, लेकिन इसके बावजूद वह एक छोटे से पालतू डॉग से इतना डरती थी। ये सचमुच काफी मजेदार बात थी, लेकिन इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं थी। 3 साल पहले जब नाना जी का देहांत हुआ था, तब इन्होंने अपने मौसेरे भाई को बस थोड़ा सा डांट क्या दिया था। इस बेवकूफ डॉग ने इन्हें ऐसा काटा कि इन्हें रेबीज का इंजेक्शन लगवाना पड़ गया था। हाँ, यह सचमुच एक नंबर का बुद्धू डॉग है। पता नहीं ये श्याओ शान कब समझेगा कि युवेई दीदी सिर्फ मिस्टर चेन की कजिन सिस्टर हैं, उसकी कोई सौतन या गर्लफ्रेंड नहीं। मिस्टर चेन, मौसी ने जो तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहा है, उसके बारे में तुम्हारा क्या प्लान है? क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? आप भी सचमुच बहुत फ्री हैं दीदी। कई बार तो मुझे सच में शक होता है कि पिछले जन्म में मैंने आपका कोई कर्ज तो नहीं चुकाया था। मेरी पूरी इमेज आपने खराब करके रख दी है। अब तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं बचा है। लोग समझने लगे हैं कि शायद आप लेस्बियन हैं और मुझे डर लगा रहता है कि कहीं आप मुझे भी न फंसा लें। तो क्या तुम इस बात का मजा नहीं ले रहे हो? तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मेंग युवेई ने जाकर दरवाजा खोला। सामने येप तुआन हाउ खड़ा था, जिसके दोनों हाथों में खाने पीने के 2 बड़े बड़े बैग थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, युवेई दीदी, आप भी यहाँ हैं? वह बिना किसी औपचारिकता के अपने स्नीकर्स उतारकर अंदर आ गया, खाने के बैग साइड में रखे और सीधे डॉग को सहलाने के लिए दौड़ पड़ा। श्याओ शान, तुम्हारा तुआन हाउ भाई आ गया है। क्या तुमने मुझे मिस किया? क्या तुमने मुझे याद किया? हाँ, तुम भी ना। इतने फॉर्मल होने की क्या जरूरत थी? तुम बस आ जाते, वही काफी था। इतना सारा खाना क्यों खरीद लाए?
सच कहूं तो यह सब अकेले खत्म भी नहीं होने वाला है, लेकिन किसी के घर दावत पर खाली हाथ आना भी तो ठीक नहीं लगता ना। मैंने उसकी तरफ एक घूरती हुई नजर डाली और पूछा, फांग जेंग कहाँ है? वह अभी तक क्यों नहीं आया? वह बस आता ही होगा, येप तुआनहाओ ने जवाब दिया। और फिर जब उसने देखा कि मेंग यूवेई उसके जूते उठाकर रैक में रख रही है तो वह थोड़ा शर्माते हुए बोला, अरे यूवेई दीदी, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी। आप मेरे जूते क्यों उठा रही हैं? बस ऐसे ही चलते चलते रखती है, मैं किचन में जाकर चाकू साफ कर देती हूँ। तुम दोनों आराम से बातें करो। येप तुआनहाओ की नजरें लगातार मेंग यूवेई की जाती हुई पीठ पर ही टिकी थीं। अगर इतना ही मन है तो सीधे जाकर उन्हें प्रपोज क्यों नहीं कर देते? बिल्कुल टेंशन मत लो, उनका अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। नहीं यार, रहने दो, मुझे बहुत झिझक होती है। डर लगता है कि कहीं वह मना न कर दें। मैंने उसकी तरफ इस तरह देखा जैसे मुझे अपनी कानों पर यकीन न हुआ हो। तुम्हें झिझक होती है? तुआनहाओ, तुम प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाओ। वह कौन है जो रोज मुझे अजीबोगरीब वीडियो भेजता रहता है? बताओ मुझे। मेरी यह बात सुनकर येप तुआनहाओ ने अपनी नजरें चुराईं और इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर बाद फांग जेंग भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां पहुंच गया। नए घर में शिफ्ट होने की खुशी में केक का होना तो बनता है ना। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड स्वीट लाइफ इन योर न्यू होम। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज आप सब बैठिए। हाँ हाँ, ये कितना क्यूट है ना। हाँ हाँ। जब केक काटने की तैयारी हो रही थी तो येप तुआनहाओ ने अपना फोन निकाला और ग्रुप फोटो लेने की जिद करने लगा। इधर आओ, सब लोग इधर आओ। केक काटने से पहले एक बढ़िया सी ग्रुप फोटो लेते हैं। 3, 2, 1, स्माइल। थोड़ी देर बाद हुआ आनन, जो अभी अभी स्विमिंग करके बाहर आई थी, उसने अपना फोन ऑन किया। उसने देखा कि शिया क्यों ने उसे वीचैट मोमेंट्स का एक स्क्रीनशॉट भेजा था। अरे बाप रे, जिस डॉग थीफ की तुम बात कर रही थी, कहीं वह तुम्हारा पुराना प्यार मिस्टर चैन ही तो नहीं है? ये फोटो सचमुच बहुत अच्छी आई है, लेकिन अब तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है। तुम्हारे मिस्टर चैन ने तो तुम्हारे डॉग के लिए एक नई मम्मी भी ढूंढ ली है। हुआ आन ने तुरंत उस चैट बॉक्स को बंद किया और मेरे वीचैट मोमेंट्स को चेक किया, लेकिन उसे वहां कोई पोस्ट दिखाई नहीं दी। फिर उसने अपनी कंपनी के बाकी 2 सेक्रेटरी के अकाउंट्स को स्क्रॉल करके देखा। वहां बिल्कुल वही सेम फोटो पोस्ट थी जो शिया क्यों ने उसे भेजी थी। हुआ आन ने तुरंत अपनी उस सहेली को कॉल लगाया। तुम्हें यह फोटो कहां से मिली? ये तो कियाओ चेन के वीचैट मोमेंट्स पर शेयर की गई है। इसके तुरंत बाद फोन कट गया। शिया क्याओ ने थोड़ा चिढ़कर एक ठंडी सांस ली। चलो बहुत बढ़िया मिस्टर चेन, तुम्हारी हिम्मत तो दिन ब दिन सचमुच काफी बढ़ती जा रही है। वीचैट मोमेंट्स पर मुझे ब्लॉक करने की हिम्मत भी कर दी। मेरा डॉग चुराया सो तो ठीक था, लेकिन इतनी हिम्मत कि मेरे ही डॉग को ले जाकर किसी दूसरी औरत के साथ फोटो खिंचवा रहे हो। तुम बस रुक जाओ, अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये बड़बड़ाते हुए हुआ आन ने अपने फोन पर एक और नंबर डायल किया। इधर फ्लैट में मेंग यूवेई घर की साफ सफाई में मेरी मदद कर चुकी थी। वह जैसे ही जाने के लिए मुड़ी और दरवाजा खोला तो सामने एक पुलिस वाले को खड़ा देखकर हैरान रह गई। एक पल के लिए वह रुकी और फिर उन्होंने पूछा, हेलो सर, आप यहाँ किससे मिलना चाहते हैं? हेलो, क्या कियाओ चेन यहीं रहते हैं? हेलो सर, मैं ही कियाओ चेन हूँ, बताइए क्या बात है? पुलिस वाले ने अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए कहा, हमें एक चोरी की शिकायत मिली है। किसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आपने उनका डॉग चुराया है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा ताकि हम आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकें। मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था। उस वक्त मेंग यूवेई पूरी तरह हैरान होकर मेरी तरफ देख रही थी। मिस्टर चेन, तुमने डॉग कब चुराया जो मुझे पता ही नहीं चला? क्या यह डॉग तुम्हारा अपना खुद का पाला हुआ नहीं है? मैंने यूवेई दीदी की बात पर ध्यान न देते हुए सीधे पुलिस वाले से पूछा, पुलिस ऑफिसर, क्या मैं जान सकता हूं कि कंप्लेंट करने वाले का सरनेम हुआ है? सॉरी, हम कंप्लेंट करने वाले की पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। मैंने अपना सिर हिलाया। मैं समझ गया। क्या मैं बस 2 मिनट में अपना सामान समेटकर आपके साथ चल सकता हूँ? उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। तभी मेंग यूवेई ने आगे बढ़कर पुलिस वाले से बात संभालने की कोशिश की। ऑफिसर, यह डॉग मेरा भाई पिछले कई सालों से पाल रहा है, सिर्फ इसीलिए कि किसी और का डॉग खो गया है। आप मेरे भाई पर चोरी का झूठा आरोप नहीं लगा सकते। ऐसा करते हैं, आप लोग चलिए, मैं खुद इसके साथ पुलिस स्टेशन आकर इसकी गवाही देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आप दोनों डॉग के पेपर्स और उसके डॉक्यूमेंट्स भी साथ ले लीजिए। दरवाजा बंद होने के बाद मेंग यूवेई ने मुझसे पूछा, क्या यह तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने पुलिस कंप्लेंट की है? माहौल देखकर तो ऐसा ही लग रहा है ना। लेकिन क्या यह डॉग तुम कॉलेज के दिनों से खुद नहीं पाल रहे हो? तो फिर तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने पुलिस में यह क्यों कहा कि तुमने उसका डॉग चुराया है? दरअसल यह डॉग हम दोनों ने मिलकर पाला था और इसे खरीदने के लिए पैसे उसी ने दिए थे। मेंग यूवेई मेरे पीछे पीछे आई और पूछने लगी, तो जब तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ तब तुम डॉग को लेकर चले आए और उसे पता तक नहीं चला? क्या तुमने सुना नहीं कि वो लोग क्या कह रहे थे? मैं डॉग को चुरा कर लाया हूँ। मेरी यह बात सुनकर मेंग यूवेई बिल्कुल निशब्द रह गई। वो बस मुझे दिलासा देते हुए बोली, कोई बात नहीं, अगर उसे अपना डॉग वापस चाहिए तो हम लौटा देंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा अच्छा डॉग खरीद दूंगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं डॉग को अपनी बाहों में समेटे हुए लिफ्ट से बाहर आया। कार में बैठने के बाद मैं बस चुपचाप खिड़की से बाहर घूरता रहा। मेंग यूवेई ने अपनी उत्सुकता रोक न पाते हुए पूछा, मिस्टर चेन,
क्या तुम और तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड अभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में हो? इसे कैसे समझाऊं? एक तरह से देखा जाए तो हाँ, हम कांटेक्ट में हैं। अरे यार, हाँ है तो हाँ बोलो, ना है तो ना बोलो। ये एक तरह से देखा जाए तो हाँ का क्या मतलब होता है? मुझे सच में तुम्हारी बातें समझ नहीं आती। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इस समय मेरी बॉस हैं। शिट, तो क्या उसने पुलिस कंप्लेंट करके जानबूझकर तुम्हारे मजे लिए हैं? मैं भी सच में यही जानना चाहता था। हुआनान आखिरकार किस बात पर अपनी ये सनक दिखा रही है? कार जैसे ही पुलिस स्टेशन के पास सड़क के किनारे रुकी, मैंने देखा कि वह महिला पहले से ही पुलिस स्टेशन के गेट के सामने खड़ी थी। इस समय उसका लुक ऑफिस वाले लुक से बिल्कुल अलग था। मेंग यूवेई ने धीरे से कहा, क्या वही है वो? दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतनी बेरहम क्यों है? हाँ, वही है। यूवेई दीदी, आप अब घर जाइए, बाकी का मामला मैं खुद संभाल लूंगा। हुआनान मेंग यूवेई को नहीं जानती थी, लेकिन मेरे ऊपर उसका पॉजेसिव नेचर बहुत ज्यादा था। मुझे डर था कि कहीं हुआ आन आन को मेंग यूवेई का यहाँ होना खटक न जाए, इसलिए उन्हें पहले घर भेज देना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अगर मम्मी पापा को पता चला तो वो मुझे सच में बहुत डांटेंगे। जब मैं कार से नीचे उतरा तो मेरी बाहों में मौजूद वह डॉग जैसे कुछ महसूस कर गया और वो काफी एक्साइटेड होकर छटपटाने लगा। मैंने थोड़ा चिढ़कर उसे डांटा, तुम अभी तक उससे मिले भी नहीं हो और अब भी से इतने एक्साइटेड हो रहे हो? शाओशान, तुम सचमुच एक नंबर के मतलबी हो। थोड़ी देर में तुम अपनी मम्मी के साथ अपने घर वापस चले जाना। इसके बाद तुम अपने इस पापा से कभी नहीं मिल पाओगे। जब मैं और मेंग यूवेई वहां पहुंचे तो हुआ आन आन ने हमें एक साथ देखकर एक ठंडी मुस्कान दी और फिर सीधे पुलिस स्टेशन के अंदर चली गई। अंदर हुआ आन आन के बगल में उसका लॉयर खड़ा था। मैं अब भी कुछ बोलने ही वाला था कि तभी मेंग यूवेई के फोन की घंटी बज उठी। उनकी कॉल खत्म होने के बाद मैंने उनसे कहा, दीदी आप अपने काम के लिए निकलिए, मैं थोड़ी देर में खुद टैक्सी लेकर घर आ जाऊंगा। मेंग यूवेई जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उनका सचमुच कोई जरूरी काम था और वह अपने बड़े क्लाइंट को और ज्यादा वेट नहीं करा सकती थी। ठीक है, अगर कोई भी बात हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। आप इतनी देर क्यों लगा रही हैं? प्लीज जल्दी जाइए, मुझे पहले ही बहुत देर हो रही है। वो आन आन की नजरों में ये सब बस मेरा किसी दूसरी महिला के साथ क्लोज होना था। उसने मन ही मन सोचा, मिस्टर चीन अब किसी दूसरी औरत को खुद को छूने दे रहे हैं। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन इस समय मैं कुछ कर भी नहीं सकती। हुआ आन एन ने अपने लॉयर की तरफ देखा तो लॉयर ने तुरंत कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने टेबल पर रख दिए। मिस्टर क्याओ, ये 6 साल पहले हुआ द्वारा खरीदे गए डॉग का बिल है और साथ ही डॉग के खोने के बाद तैयार किए गए सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हैं। मैंने डॉग का सिर सहलाया और फिर उससे पूछा, आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि यह डॉग आपका ही है? इस ब्रीड के सारे डॉग्स दिखने में एक जैसे ही होते हैं। हुआ कुल के पास क्या खास सबूत है? हुआ आनान ने जवाब दिया, शाओशान के सीधे पैर के तलवे पर जलने का एक निशान है, आप खुद चेक कर सकते हैं। लॉयर ने कहा, मिस्टर क्याओ, हम भी डॉग के सीधे पैर के तलवे को चेक करना चाहते हैं। मैं जैसे ही डॉग को टेबल पर रखने वाला था, मैंने मना करते हुए कहा, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, डॉग इसी का है। लेकिन मैंने इसे चुराया नहीं है। उस वक्त हम दोनों रिलेशनशिप में थे। भले ही डॉग इसने खरीदा था, लेकिन हम दोनों ने मिलकर इसे पाला था, इसलिए मेरा इसे अपने साथ ले जाना चोरी नहीं कहा जा सकता। हुआ आन आन को असल में यह बात पता ही नहीं थी कि 4 साल पहले मैं उस फ्लैट पर वापस गया था। उस समय वह ब्रेकअप के दर्द में डूबी हुई थी और डॉग के खो जाने के बाद वह बस उसे ही ढूंढ रही थी। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि मैं वहां दोबारा वापस आऊंगा। पुलिस वाले ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, मिस्टर क्याओ, चूंकि डॉग मिस हुआ ने खरीदा था, इसलिए सिविल लॉ के मुताबिक यह डॉग मिस हुआ को ही लौटाया जाना चाहिए। मैंने बिना कुछ कहे अपना सिर हिला दिया। हुआनान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने अपनी उंगलियों से टेबल को 2 बार थपथपाया और बोली, शाओशान, इधर आओ, अपनी मम्मी के पास आओ। वह डॉग जो अब तक मेरे आसपास चक्कर काट रहा था, तुरंत दौड़कर हुआ आन की बाहों में चला गया। सचमुच कितना मतलबी है, एक नंबर का गद्दार डॉग। इतने सालों तक पाला पोसा, लेकिन जैसे ही मौका मिला तुरंत छोड़कर चला गया। मैं खड़ा हुआ और मैंने पूछा, क्या अब मैं यहां से जा सकता हूं? प्लीज यहां साइन कर दीजिए। उस महिला ने अपने लॉयर को फॉर्मेलिटी पूरी करने का इशारा किया। मैंने उस डॉग की तरफ एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखा और बाहर जाने के लिए मुड़ गया। हुआ आनान भी डॉग को गोद में लिए खड़ी हो गई और उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। रुको, मेरा सामान वापस करो। मैंने अपने कदम रोके, हैरान होकर पीछे मुड़ा और पूछा, कौन सा सामान? क्या आपको अपना डॉग वापस नहीं चाहिए था? वह तो लौटा दिया ना। इसके अलावा मैंने आपका कुछ नहीं लिया है। हुआन आन ने अपने लाल होंठों को भींचते हुए कहा, डॉग की चेन और उस पर लगा हुआ वह लॉकेट भी वह हम दोनों ने मिलकर बनाया था। क्या तुम उसे भी मुझे वापस नहीं करना चाहते? क्या मैं इसे तुम्हें बाद में कोरियर नहीं कर सकता था? क्या अभी इसी वक्त लेना इतना जरूरी है? इतने ड्रामे की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलकर इसे ले लेती हूँ। वह डॉग को गोद में लिए मेरे पास से गुजरकर आगे बढ़ गई और मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। मैं उसकी कार में नहीं बैठा, बल्कि मैंने अपने लिए एक अलग टैक्सी ली और घर आ गया।
जब मैं अपनी सोसाइटी के नीचे पहुंचा तो हुआ आन आन वहां पौधों के पास खोई खोई सी खड़ी थी। श्याओ शान उसके पैरों के पास गोल गोल घूम रहा था। मैं उसके पास से गुजरकर लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। हुआ आनान ने जब मुझे जाते देखा तो वह भी मेरे पीछे पीछे अंदर आ गई। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। हम दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर मैं जैसे ही अपना फिंगरप्रिंट लॉक खोलने वाला था तभी मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। 4 साल पहले जब तुम उस फ्लैट पर वापस आए थे तो क्या तुम मुझसे पैचअप करना चाहते थे? मैं एक पल के लिए ठहर गया और फिर मैंने जवाब दिया, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैं तो बस यूं ही वहां से गुजर रहा था। यह सुनकर वह धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। मैं तब तक पीछे हटता रहा जब तक मेरी पीठ दरवाजे से नहीं सट गई। उसने सीधे मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, यूं ही गुजर रहे थे? क्याओ चेन, तुम्हारी जुबान आज भी पहले की तरह ही कितनी सख्त है ना। कोई यूं ही गुजरते हुए लिफ्ट लेकर ऊपर फ्लैट तक आता है क्या? कोई यूं ही गुजरते हुए चुपचाप डॉग को अपने साथ लेकर चला जाता है क्या? जब तुम श्याओ शान को अपने साथ ले जा रहे थे तो क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कितना बुरा लगेगा, मेरा दिल कितना दुखेगा? तो अब मैंने तुम्हारा डॉग तुम्हें वापस लौटा तो दिया है ना। मेरे इस शांत और बेरुखे लहजे ने हुआ आन आन के चेहरे को गुस्से से लाल कर दिया और फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने कदमों पर खड़े होकर मुझे जबरदस्ती किस कर लिया। जैसे ही उसके गर्म होंठ मेरे होठों से छुए मैं तुरंत उसे पीछे धकेलना चाहता था, लेकिन अंदर से मेरा मन गवाही नहीं दे रहा था। उन उलझे हुए इमोशंस के बीच मेरे हाथ अपने आप उसकी कमर पर चले गए और मैंने सिचुएशन को संभालते हुए उसके किस का जवाब देना शुरू कर दिया। हुआनान, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही उदास थी और सिर्फ तुम्हारा ही दिल दुखा था? लेकिन अगर तुम आज खुद चलकर मेरे दरवाजे तक आई हो तो मैं भी अब कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद हुआ आन आन ने मुझे दांत से काट लिया। तुमने मुझे जबरदस्ती किस किया। मुझे उसकी इस बात पर गुस्सा भी आया और हंसी भी। मैंने तुरंत पलटकर जवाब दिया, माय डियर लेडी, जरा अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देखो, आखिरकार शुरुआत किसने की थी? इसके बाद मैंने हुआ आनान को पीछे धकेला, दरवाजा खोला और अंदर आ गया। मैंने यह भी नहीं देखा कि वह बाहर खड़ी है या नहीं और सीधे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। हुआनान बाहर कुछ देर तक हैरान खड़ी रही और फिर उसने गुस्से में अपना पैर जमीन पर पटका। क्याओ चेन, तुम सचमुच बहुत बुरे हो। मैं अब तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। और बगल में खड़ा श्याओ शान अपने पंजों से दरवाजे को खुरचने लगा। हुआ आन ने बिना कुछ बोले धीरे से उसका सिर सहलाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा फिर से खुला। मेरे हाथ में 2 बड़े बड़े बैग थे। मैंने उससे कहा, तुम्हें जो भी सामान चाहिए था वह सब इसमें है। उसका खाना और उसके खिलौने सब कुछ है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास उसके लिए नया सामान खरीदने के बहुत पैसे हैं, लेकिन इन चीजों की उसे आदत हो चुकी है। जब उसे तुम्हारे घर की आदत हो जाए तब तुम उसका सामान बदल सकती हो। और यह तुम्हारा वह कोट है जो तुमने मुझे दिया था। मैंने इसे अच्छे से वॉश कर दिया है। इसके अलावा हुआ जोंग, सामान थोड़ा ज्यादा और भारी है। तुम चाहो तो अपने ड्राइवर को बुलाकर इसे उठवा सकती हो। अकेले शायद तुम इसे नहीं ले जा पाओगी। मेरी आवाज थोड़ी भारी हो रही थी। उसने मन ही मन सोचा, मैं आखिर किस बात की जिद कर रही हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि डॉग उसी का है, लेकिन जब मैंने मिस्टर चैन को किसी दूसरी औरत के साथ इतना क्लोज देखा तो मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। इसलिए मैंने यह सब बस उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए किया था। लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सामान तो अब मिल ही चुका है, तो अब तुम जा सकती हो। आगे से मेरे घर कभी मत आना। मैं जैसे ही दरवाजा बंद करने वाला था उसने अपना हाथ बीच में अड़ाकर दरवाजा रोक लिया। हुआन आन की आंखें नम थीं। उसने पूछा, क्याओ चेन, क्या तुम्हारा मेरे साथ हर बात का हिसाब किताब करना इतना जरूरी है? क्या शुरुआत तुमने नहीं की थी? हुआन, हम दोनों के बीच का जो कुछ भी था वह सब मैंने तुम्हें वापस लौटा दिया है। अब प्लीज तुम इसी वक्त मेरे घर के सामने से चली जाओ। क्याओ चेन, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम प्लीज पहले मेरी बात सुनो। श्याओ शान को मैं वापस नहीं ले जाऊंगी। मैं इसे तुम्हें ही सौंपती हूँ। क्या तुम इसे रखोगे? हुआन, तुम मेरे घर से थोड़ा दूर रहो। मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलना चाहता। यह तीखी बात सुनकर हुआन आन ने मेरे डोर लॉक का पासवर्ड दबाने की कोशिश की ताकि वह अंदर आकर सीधे मुझसे बात कर सके। उसने एक के बाद एक कई पासवर्ड ट्राई किए, लेकिन हर बार स्क्रीन पर रॉन्ग पासवर्ड का एरर आने लगा। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। वह नीचे झुकी और उसने श्याओ शान को गले से लगा लिया। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इतने दिनों से दिल में छुपाकर रखा हुआ सारा दर्द और अकेलापन आज आंसुओं के जरिए बाहर निकल रहा हो। जब हुआ आन थोड़ी शांत हुई तो उसने वहां से जाने का फैसला किया और मैं खिड़की के पास खड़ा होकर नीचे देख रहा था। जैसे ही मैंने हुआ आन को डॉग और सामान समेटकर जाते देखा, मैं वापस लिविंग रूम में आ गया। मैं जब लिविंग रूम में वापस आया तो हुआ आन अचानक रुक गई। उसने अपना सिर घुमाया और काफी देर तक ऊपर 8वें फ्लोर की खिड़की की तरफ देखती रही। मैंने बाहर जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि सामान के वो बैग अभी भी बाहर ही पड़े थे। मैंने उन बैग्स को अंदर रखा और दरवाजा बंद कर दिया। फिर थके हुए कदमों से आकर सोफे पर बैठ गया। टेबल के नीचे बने दराज से मैंने एक लॉलीपॉप निकाली और उसे मुंह में रख लिया। मिंट का वह मीठा स्वाद तुरंत मेरे मुंह में फैल गया।
इधर हुआ आन आन डॉग को लेकर कार में बैठ चुकी थी। श्याओ शान इतने दिनों बाद अपनी मम्मी से मिलकर काफी एक्साइटेड था। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह अपने पापा को हमेशा के लिए खो चुका है। तुम किस बात पर इतने खुश हो रहे हो? तुम्हारे पापा हमसे नाराज हो चुके हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? उसने सोचा, क्या यह सब तुम्हारी खुद की बुलाई हुई मुसीबत नहीं है? मैं तो बस एक शांत और हैंडसम डॉग हूँ, मुझे क्यों दोष दे रही हो? हुआ आन आन ने अपना फोन निकाला और क्याओ चेन को मैसेज किया। मिस्टर चेन, मुझसे गलती हो गई, आप प्लीज गुस्सा मत होइए। मैंने श्याओ शान को दरवाजे के पास छोड़ दिया है और मैं अब भी जा रही हूँ। जैसे ही उसने मैसेज सेंड किया, स्क्रीन पर एक रेड एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। हुआन आन हैरान रह गई और उसका गुस्सा और बढ़ गया। चलो मान लिया कि मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन कुछ भी कहो, आखिर मैं तुम्हारी बॉस भी तो हूं ना। क्याओ चेन, तुम्हारी हिम्मत सचमुच बहुत बढ़ गई है। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुमने अपने ही बॉस को ब्लॉक कर दिया। हुआ आन आन ने गुस्से में अपना मूड ठीक करने के लिए श्याओ शान के गाल खींचे। उसने वीचैट पर सबसे ऊपर पिन की हुई चैट ओपन की, जिसका नाम उसने बाबू सेव कर रखा था। मिस्टर चेन, आई एम रियली सॉरी। हुआ आन आन को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वहां भी एक रेड एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया था। श्याओ सोंग ने रियर व्यू मिरर में देखा कि डॉग छटपटा रहा था और बॉस रोने ही वाली थी। वह इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा था। उसने सोचा, ये डॉग तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा चेन भाई के वीचैट मोमेंट्स पर था। ये हुआ कुल के पास कैसे आ गया? हुआ कुल, क्या आपने चेन भाई का डॉग चुराया है? शट अप, तुम इतनी बकवास क्यों करते हो? श्याओ सोंग को बिना किसी वजह के डांट सुननी पड़ी। वो मन ही मन सोचने लगी, आखिरकार उसने ही तो बिना किसी वजह के मुझसे ब्रेकअप किया था और फिर चुपचाप फ्लैट पर आकर डॉग को ले गया। यहां तक कि वह किसी दूसरी औरत के साथ इतना क्लोज भी हो रहा था। खड़ूस क्याओ चेन, मुझे सच में उससे सबसे ज्यादा नफरत है। पुलिस स्टेशन में श्याओ शान को सौंपने और हुआ आन आन को वीचैट पर ब्लॉक करने के बाद मेरा घर अचानक बिल्कुल खाली खाली सा लगने लगा। अब मेरे आसपास चक्कर काटने के लिए वह छोटा कॉर्गी डॉग नहीं था। मुझे कई रातों तक ठीक से नींद नहीं आई। मंडे को जब मैं हमेशा की तरह ऑफिस गया तो मैं अपने हाथ में शेड्यूल रिपोर्ट लिए बिना किसी एक्सप्रेशन के सीधे चेयरमैन के केबिन में दाखिल हुआ जो ये इस हफ्ते का शेड्यूल है। अगर कोई और काम नहीं है तो मैं बाहर जाना चाहूंगा, और हाँ, थोड़ी देर में मुझे अनब्लॉक कर देना। काम के सिलसिले में बात करने के लिए ऑफिशियल ग्रुप चैट काफी है, हमें पर्सनल कांटेक्ट रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, पीछे से उसकी आवाज आई। श्याओ शान को हमने 4 साल तक मिलकर पाला था, क्या तुम उसे इतनी आसानी से भुला सकते हो? मेरे कदम तो नहीं रुके, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द होने लगा। डॉग भले ही उसने खरीदा था, लेकिन इन 4 सालों में उसे खाना खिलाना और उसका साथ निभाना, यह सब मैंने ही किया था। उस वक्त मजबूरी में किए गए ब्रेकअप का जो दर्द था, वह मैं उसे शब्दों में कभी नहीं बता सकता था। अब उसने जबरदस्ती अपना डॉग वापस ले लिया, सो तो ठीक था। ऊपर से वह मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं उसे भूल सकता हूँ। ये तो सचमुच जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद मैं जैसे ही बाहर आया, मेंग्यू वेई ने मेरी तरफ हाथ हिलाया। डॉग तो अब चला गया ना, चलो मैं तुम्हें थोड़ा बाहर घुमा लाती हूँ ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। इसकी जरूरत नहीं है दीदी, आप बस मुझे घर छोड़ दीजिए और मेरे लिए एक ब्लैक कलर की वूलिंग कार बुक करने में मेरी मदद कर दीजिए। मेरी नजरों ने चुपके से देखा कि हुआ नान सड़क के किनारे अपनी कार में बैठी खिड़की से हमें ही घूर रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। देखते देखते फ्राइडे आ गया। हुआ नान ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। मुझे हेड ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है। ये मेरे नए घर का एड्रेस है। हर दिन ऑफिस के बाद तुम वहां जाकर मेरे डॉग को वॉक पर ले जाया करना। मेरा मन तो सीधे मना करने का था, लेकिन अंदर से मैं सचमुच उस छोटे से डॉग को बहुत मिस कर रहा था। आजकल हर रात मुझे वही 4 साल पुराने ब्रेकअप के सपने आ रहे थे। उस साल मैंने बेहद बेरहमी से उससे कह दिया था कि मैं उससे प्यार नहीं करता, लेकिन वह सब सिर्फ लेडी शू और शीनहेंग के दबाव की वजह से था। उन्होंने मेरे दिवंगत माता पिता के घर पर कब्जा कर लिया था और हुआ आन आन के करियर को बर्बाद करने की धमकी दी थी। उन्होंने मुझे उससे दूर जाने पर मजबूर कर दिया था। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे उनकी बात माननी पड़ी। अपनी यादों के सिलसिले को रोकते हुए मैंने एक प्रोफेशनल लहजे में जवाब दिया, जी हुआ, मैं अभी आपकी फ़्लाइट की टिकट बुक कर देता हूँ। टिकट बुक करने और हुआ आन आन के फ्लाइट से चले जाने की कंफर्मेशन मिलने के बाद मैं तुरंत टैक्सी लेकर उसके विला पहुंच गया। हाउसकीपर मिस्टर वांग ने जैसे ही दरवाजा खोला, श्याओ शान तुरंत दौड़कर मेरे पैरों से लिपट गया। मिस्टर वांग मुस्कुराते हुए बोले, श्याओ शान जब से इस घर में वापस आया है तब से बेहद उदास रहता था। आज पहली बार मैंने इसे इतना खुश देखा है। लगातार 5 दिनों तक मैं ऑफिस से जल्दी फ्री होकर उसके साथ खेलने के लिए विला आता रहा। हर बार मेरे आने का समय डिनर टाइम के आसपास ही होता था और उनके बार बार इंसिस्ट करने पर मैं विला में डिनर करके ही घर लौटता था।
फ्राइडे की देर रात हुआ आनान फ्लाइट से वापस लौट आई। मैं उसके लिए कुछ स्नैक्स लेकर गया था ताकि अपना काम खत्म करके तुरंत निकल सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने विला के अंदर कदम रखा तो देखा कि शेन हैंग लिविंग रूम में इस तरह बैठा था जैसे वही उस घर का ओनर हो। मिस्टर क्याओ, प्लीज बैठिए, थोड़ी बात करते हैं। आनान, इन 4 सालों में इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बस बॉस के ऑर्डर पर डॉग को खाना खिलाने आया था। मेरा काम खत्म हो चुका है, इसलिए मैं अब चलता हूँ। मैंने जानबूझकर श्याओ शान को खुद से दूर रखा, जो मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं शेन हेंग के साथ किसी भी तरह की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। मैं जैसे ही विला के गेट से बाहर निकला, मुझे अचानक याद आया कि कल श्याओ शान को वैक्सीन लगवाने जाना था। मैं यह बात बताने के लिए जैसे ही वापस मुड़ा तो देखा कि शेन हेंग अपनी मर्जी से डॉग को वॉक कराते हुए झील के किनारे ले जा रहा था। श्याओ शान को बचपन से ही पानी से बहुत डर लगता था, तो वह उसे झील के इतने करीब क्यों ले जा रहा था। मैं चुपके से उसके पीछे पीछे चलने लगा और तभी मैंने अपनी आंखों से देखा कि शेन हेंग ने जानबूझकर अनजान बनने का नाटक करते हुए श्याओ शान को सीधे उस ठंडी झील के पानी में धक्का दे दिया। अप्रैल के महीने में झील का पानी बर्फ की तरह ठंडा था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपना फोन साइड में रखा और डॉग को बचाने के लिए सीधे झील में कूद गया। मैंने कांपते हुए श्याओ शान को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। जैसे ही मैं किनारे पर आया, मैंने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींची और सीधे शेन हेंग के चेहरे पर एक जोरदार पंच जड़ दिया। 4 साल पहले तुम लोगों ने मुझे आन से दूर होने पर मजबूर किया और आज तुम अपनी भड़ास एक मासूम डॉग पर निकाल रहे हो। उसने पलटकर मुझे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन मैंने तुरंत उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। मेरे पास उससे फालतू बहस करने का समय नहीं था। श्याओ शान इस हादसे से बहुत ज्यादा डर चुका था। मैं तुरंत उसे लेकर पेट क्लिनिक भागा। डॉग का अच्छे से इलाज कराने के बाद मैं खुद पूरी तरह से भीगा हुआ था। मुझे हल्का बुखार महसूस हो रहा था और मैं अकेला अपने घर वापस आ गया। मैंने पूरे घर में दवा ढूंढी, लेकिन मुझे कोई कोल्ड टैबलेट नहीं मिली, इसलिए मुझे ऑनलाइन डिलीवरी से दवा बुक करनी पड़ी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने हुआ आन खड़ी थी। उसने आगे बढ़कर मेरे माथे को छुआ। उसकी आवाज में थोड़ी नाराजगी और फिक्र थी। जब तुम झील में कूदे तो क्या तुम्हें सोसाइटी के मैनेजर को बुलाना नहीं आता था? खुद को इस तरह बीमार करना और कोल्ड कराना जरूरी था क्या? मेरा शरीर पहले से ही काफी दर्द कर रहा था, इसलिए मेरा उससे बहस करने का बिल्कुल मूड नहीं था। डॉग आपका है, मैंने उसे बचाया, और ऊपर से आप ही मुझसे नाराज हो रही है। यह भला कौन सा लॉजिक है? वह मेरी परमिशन के बिना ही सीधे घर के अंदर चली आई। शू रैक में रखी उस खाली लेडीज चप्पल पर उसकी नजर पड़ी तो उसकी आंखें एक पल के लिए वहीं रुक गईं। उसने थोड़ा झिझकते हुए मुझसे पूछा, क्या यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड की है? मैंने इस बात का कोई साफ जवाब नहीं दिया, जिससे उसने मन ही मन यह मान लिया कि मैं उसकी बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन इस समय मेरी यह हालत देखकर उसका मुझसे और ज्यादा सवाल जवाब करने का मन नहीं हुआ। उसने अपने साथ लाया हुआ कोल्ड मेडिसिन का बॉक्स निकाला और मेरे सामने खड़े होकर मुझे जबरदस्ती दवा खिलाई। फिर वह मेरे पास सोफे पर बैठ गई और बेहद शांत आवाज में बोली, विला के सारे सीसीटीवी कैमरा फुटेज मैंने देख लिए हैं। ये सुनकर मैं अपनी एक ठंडी मुस्कान को रोक नहीं पाया और मैंने जानबूझकर उसके पुराने जख्मों को कुरेदते हुए कहा, तो क्या हुआ? यहाँ अपने उस मंगेतर का हिसाब किताब बराबर करने आई हैं जिससे आपकी शादी होने वाली है? वह शादी का फैसला सिर्फ मेरी मदर का अपना एक तरफा ड्रामा था। मैंने शेन हेंग से शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं कहा, और 4 साल पहले तुम्हें जिस तरह मजबूरी में मुझे छोड़कर जाने पर मजबूर किया गया था, उस पूरे सच का मैंने अच्छे से पता लगा लिया है। अपनी बात खत्म करते ही वह अचानक मेरे बेहद करीब आई और उसने मुझे दांत से काट लिया। मैं उस सिचुएशन से खुद को बचाने के लिए तुरंत अपना फोन निकाला और मेंग यू वेई को कॉल लगा दी। दीदी, मुझे बहुत तेज बुखार आ गया है, क्या आप प्लीज मुझे देखने के लिए मेरे घर आ सकती हैं? हुआ आन ने जब मेरा यह प्यार भरा लहजा सुना तो देखते ही देखते उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जब उसने देखा कि मैं उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहता तो उसने वहां से जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह लिफ्ट के पास पहुंची, सामने से मेंग यूवेई आ रही थी। मेंग यूवेई ने हुआ आन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपना सिर झुकाए सीधे आगे बढ़ रही थी और मन ही मन बड़बड़ा रही थी, फिर से बुखार आ गया क्या? पक्का रात को सोते समय कंबल हटा दिया होगा। उनकी यह बात सुनकर हुआ आन को अंदर से बहुत ज्यादा अकेलापन और दुख महसूस हुआ। विला वापस पहुंचकर हुआ आन अकेले ही वाइन पीकर अपना गम गलत करने लगी। तभी लेडी शू का कॉल आया और वह हमेशा की तरह अपने उसी कड़क लहजे में हुआ आन पर शेन हेंग से शादी करने का दबाव बनाने लगी ताकि कंपनी के बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके। हुआ आन ने गुस्से में जवाब दिया, उस साल आपने बिजनेस का हवाला देकर मुझे उससे दूर होने पर मजबूर किया था, लेकिन अब आप मेरी लाइफ और मेरी शादी का फैसला अपने हाथ में लेने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। और शेन हेंग ने उस बेकसूर डॉग के साथ जो घटिया हरकत की है उसे तो मैं किसी भी कीमत पर माफ नहीं करूंगी। इधर मैं सोफे पर लेटा हुआ टीवी देख रहा था, लेकिन सारा सच अब मेरी आंखों के सामने बिल्कुल साफ हो चुका था। हमारे बीच अब सिर्फ एक मामूली सी नाराजगी नहीं थी, बल्कि हमारे बीच खड़ा था हुआ परिवार का वह बड़ा और उलझा हुआ बिजनेस एम्पायर, उनकी वह जिद्दी मदर और वह शातिर दिमाग शेन हेंग।
श्याओ शान को अभी कुछ दिनों तक डॉक्टरों की देखरेख में पेट क्लिनिक में ही रहना था। अब आगे चलकर मुझे और हुआ आन आन को अपने इस रिश्ते को दोबारा कोई मौका देना चाहिए, या फिर हमेशा की तरह एक दूसरे से अजनबी बनकर दूर रहना ही बेहतर होगा।